लिखो गैंगस्टर योगी, तो सब हक्के बक्के बोले क्यों, आपको मैंने ये अधिकार दिया कि आप मुझे गुरु बोलो या गुरु समझो, तो कल आप मेरे पे उंगली उठा के बोलोगे आप तो वाइन पी रहे हो, आप वाइन क्यों पी रहे हो, आप तो टीचर हो, आप तो स्पिरिचुअल हो। विजय जी को ओशो का रोल प्ले करना चाहिए क्योंकि आप ओशो जैसे लगते हो। आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो जो बीच था वो ओशो का ही था। ओशो वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। फिर आपके सामने जो भी भगवान बन के आता है कि मैं साधु हूँ, मैं आसाराम बापू हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, जो भी आपके आप उसको पकड़ लेते हो। ये नहीं देखते कि कुछ शक्ल से चोट लगता है। आपकी मम्मी का नाम क्या है? शीतल। शीतल जी आप अगर ये देख रही हैं तो सल्यूट आपको। दिस इज पेरेंटिंग। मैंने जितनी छूट अपनी बेटी को दी है, आज वो 17 साल की है, आप बिलीव नहीं करोगे कितनी छूट दी है। लेकिन मैंने हर छूट के साथ यही बोला, तेरी लाइफ है, सत्यानाश करना है कर। और इस चीज से ना जेंजी बड़ा रिलेट कर रहे हैं क्योंकि जेंजी रिलीजियस से दूर इसलिए भाग रहे हैं रूल्स की वजह से। एक क्लास में जो मैं गया, ऋषिकेश में क्लास हो रही थी, जो विजय आनंद उस क्लास में गया था और जो विजय आनंद उस क्लास से बाहर निकला, वो दो अलग इंसान थे। हकीनी मुद्रा होता है ऐसे। ये हकीनी मुद्रा मैंने इतने सक्सेसफुल लोगों को करते हुए देखा है। मतलब आप एलॉन मस्क को देखा है, दिलजीत दोसांझ को देखा है, विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी करते हुए देखा है। ये हकीनी मुद्रा कहा जाता है, पावर को सिंबलाइज करता है, कॉन्फिडेंस आता है। क्या ये सच है? तो ऑरा रियल होता है। हाँ। कैसे देख पाते हो ऑरा? बहुत इजी है। कैसे? जैसे ही आपके सामने कोई आदमी आएगा, एक सेकंड में आपको उस आदमी की हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोग्राफी सब समझ में आ जाएगी। चैलेंज के साथ बोलते हैं। अच्छा, आपको मालूम है लॉन्जेविटी का सीक्रेट क्या है? क्या है? तो लोग मेरे को बोलते हैं आप 56 के दिखते नहीं हो। पॉजिटिविटी के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आपको कितना पॉजिटिव करना है लाइफ को, आप डिसाइड करो। कुछ 2-4 तरीके बताओ पॉजिटिविटी के लिए। अब ऐसा लग रहा है किसी ज्ञानी के सामने बैठे। वंस इन अ लाइफ टाइम वाला होता है ऐसी कॉन्वर्सेशंस। बड़ा मजा आया। वेलकम टू नमा टॉक्स विजय। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं बिकॉज somebody who has been an actor all his life, a supermodel. You have worked in TV series, you have worked in movies, and now people see you as a spiritual yogi. That is like a 360-degree transformation that nobody expected. कि somebody from Bollywood can turn into a spiritual yogi who is teaching us about yoga, teaching us about Ayurveda, teaching us about wellness. And बहुत लोगों को बहुत क्वेश्चंस आते होंगे दिमाग में, हाउ डिड यू डू दिस, ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज द वर्ल्ड ऑफ फेम इज इंटॉक्सिकेटिंग। हमें जब एक बार फेम चख जाती है, उसके बाद एक कामनेस और पीस की लाइफ में आना, उस चीज को गिव अप करना, देन अगेन यू वेंट इनटू एक्टिंग, बट एट द सेम टाइम यू डिड नॉट लीव इट बिहाइंड, डिड नॉट लीव योर स्पिरिचुअलिटी बिहाइंड, यू केप्ट इट ऑल बैलेंस्ड। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बट उससे पहले जब हम स्पिरिचुअलिटी की बातें आपसे करेंगे, उससे पहले जो ऑडियंस को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है आपके टीवी करियर के बारे में, आपकी एक्टिंग करियर के बारे में। तो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि रणबीर और साई पल्लवी की रामायण इज कमिंग। हमारी जनरेशन ने रामानंद सागर की रामायण देखी है, जिसने जनरेशन्स को इन्फ्लुएंस किया। आज तक कोई नहीं भूल पाया रामानंद सागर की रामायण को। देन उसके बाद सिया के राम, जिसमें आप खुद जनक बने थे, उस भी रामायण ने इतना इन्फ्लुएंस किया था हर जनरेशन को। उसके बाद आई आदि पुरुष, जिसमें फियास्को क्रिएट, उसमें भी आप खुद थे, बट कहीं ना कहीं आदि पुरुष से लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। बिकॉज व्हाट मेरा ओपिनियन इसमें है कि वो एक मूवी थी, इसलिए रामानंद सागर जी की रामायण या फिर आपकी सिया के राम की रामायण, वो दोनों सीरीज थी। बट अब देखा जाए, हर रिलीजियस सीरीज जो आई है उसमें जो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, सबको एक पेडेस्टल पे रख देते थे। हम उन्हें भगवान मानते हैं। चाहे महादेव की सीरीज आई थी तो हमने उन्हें भगवान मान लिया, रामायण आई है तो उसमें जो कैरेक्टर्स प्ले करे हमने उन्हें भगवान मान लिया। रणबीर कपूर और साई पल्लवी अब भगवानों का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एंड उनकी इमेज वैसी नहीं है जिनको हम पेडेस्टल पे रख सकते हैं कहीं ना कहीं। तो व्हाट डू यू थिंक, जो रामायण आ रही है रणबीर कपूर की, क्या हम उसको भी उसी वे में कनेक्ट कर पाएंगे या दैट विल बी अनदर फ्लॉप? That is a very loaded question because I think at the end of the day होता क्या है, जब आप थिएटर में जाते हैं और एक बार जो मूवी है वो शुरू होती है, कोई भी फिल्म है जब एक बार शुरू होती है, तो वो रणबीर कौन है, दीपिका कौन है, अगर वो आप उस फिल्म में उस कैरेक्टर में आपको रणबीर ही दिखा तो वो फिल्म फ्लॉप होनी ही होनी है। क्योंकि जब तक आप उस कैरेक्टर को नहीं देखोगे तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, कनेक्ट नहीं करोगे, और जो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर आप उसके साथ एक आपके कनेक्शन बनेगा ही नहीं, तो फिर तो वो फिल्म फ्लॉप होनी ही है। लेकिन एज एक्टर्स दे आर सच ग्रेट एक्टर्स, रणवीर एंड ऑल दैट होल स्टार कास्ट,
I am pretty sure it's going to be a great hit and I'm really looking forward to it. You really think it's going to be a great hit? I think so. बहुत प्यार से बना रहे हैं, बहुत पैशन के साथ बन रही है. Then why did Adi Purush fail at the same time? Because Adi Purush was a very bold experiment in presenting a contemporary version of the Ramayana. Okay, it was basically, आपको समझना चाहिए कि फिल्म मेकिंग होती क्या है. पेंटिंग जो होती है, मैं आई एम एन आर्ट डीलर, मैं पेंटिंग में डील करता हूँ. M.F. हुसैन हो गए, जो आपको नाम सुना होगा, रजा है, तो उस तरह की पेंटिंग हम लोग सेल करते हैं. अब एक पेंटर जो है, आर्टिस्ट, वो क्या होता है, उसको एक ब्लैंक कैनवस व्हाइट कलर का दिया जाता है. वो चूज करता है कि उसमें ब्लैक कलर यूज होगा, ब्लू होगा, रेड होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा, और उसे जो बनाना है वो बनाता है. अब कभी कभी वो मास्टरपीस पेंटिंग बन जाती है जो 100 करोड़ में बिकती है, 80 करोड़ में बिकती है, 50 करोड़ में बिकती है, और कभी कभी बहुत ही वाहियात गंदी पेंटिंग बन जाती है जिसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता. आर्टिस्ट वही है, उसी आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग भी बनाई, ये पेंटिंग भी बनाई, ठीक है. लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो आर्टिस्ट के ऊपर है कि उसे क्या बनाना है. आज ओम राउत को अपने पैसे से, अपनी एक जो काबिलियत के साथ जो उसे बनाना था, उसका जो कैनवस था, उसे जो कलर चूज करने थे, उसे जो चित्र बनाना था, उसने बनाया. आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट हिज फॉल्ट, इट्स जस्ट इट डिडंट क्लिक विथ यू. बट एज अ मीडियम, फिल्म मेकिंग इज आर्ट. वो आप मत भूलिए कि एक आर्टिस्ट को जो बनाना है वो बनाएगा. आप ये मत बोलो कि तुम्हें ये बनाना चाहिए. आप M.F. हुसैन को ये मत बोलो कि तुम घोड़े ही बनाओ, मुझे वही देखना है. उसे अगर मदर टेरेसा बनानी तो वो भी बनाएगा, उसे अगर माधुरी बनानी है तो वो भी बनाएगा. आप मत देखो. हाँ, आप मत देखो. आपको माधुरी नहीं देखनी तो आपको खाली घोड़े देखना तो आप घोड़े देखो. लेकिन आर्टिस्ट को ये मत बोलो कि तुम्हें क्या बनाना चाहिए. वो एक लिबर्टी होती है, आर्टिस्टिक लिबर्टी. आप अगर उसे कुचल दोगे, आप अगर बोलोगे ओम राउत के कि तुम्हें ये स्टाइल तुम्हें नहीं बनाना चाहिए था, अगली बार ऐसा मत करना, हम लोग, वो गलत है. क्योंकि फिर आप जो फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस है, फिर आक्रोश जैसी सुपरहिट फिल्में जो एक्सपेरिमेंटल थी लेकिन सुपरहिट हो गई, या तो फिर गॉडफादर कितनी एक्सपेरिमेंटल थी अपने टाइम पे, लेकिन आज भी, मतलब मैंने गॉडफादर नहीं करके 14 या 15 बार देखी होगी. इट्स अ मास्टरपीस. वो भी जैसे ओम राउत ने एक्सपेरिमेंट किया, वैसे उसी तरह से दैट वाज आल्सो एन एक्सपेरिमेंटल फिल्म. तो दैट इज अ क्राफ्ट. हर एक चीज सक्सेसफुल नहीं होती. आज मैं भी एक्टर हूं, मैंने अगर कोई किरदार निभाया, वो मेरा इंटरप्रिटेशन है. अगर उसमें गलती हो गई, आपको पसंद नहीं आया, वो अलग बात है. लेकिन एज एन आर्टिस्ट, कला क्या बोलते हैं, कला क्या होता है? एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, जो आपके अंदर, जो आपके सोल में जो आवाज है, वो आवाज बाहर आई, वो आपको जो सुनना है वो उसके हिसाब से नहीं चलती. वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है आर्टिस्ट का अपने कैरेक्टर के साथ. तो आई थिंक आई एक्चुअली सल्यूट ओम राउत फॉर बीइंग बोल्ड इनफ फॉर मेकिंग व्हाट ही मेड एंड द वे ही मेड इट. अगर फ्लॉप होगी तो उसकी भी एक करेज चाहिए वो एक्सेप्ट करने के लिए एंड मूव ऑन फ्रॉम इट. करेक्ट. एंड आई थिंक आदि पुरुष सेट द पेव. उस आदि पुरुष की वजह से और ऐसी मूवीज आई हैं जिसने VFX के साथ फिर एक्सपेरिमेंट किया एंड इम्प्रूव किया. आदि पुरुष वाज वन ऑफ द फर्स्ट जो थोड़ा सा VFX के साथ प्ले करना स्टार्ट किया था. देन ब्रह्मास्त्र देखी हमने, और ऐसी बहुत मूवीज आई उसके बाद. तो कहीं ना कहीं वो एक गलती ने लोगों को एक रास्ता दिखाया कि इस रास्ते पे चलो तो बहुत पोटेंशियल है. बट आपका एक और रोल था जनक का सिया के राम में. कोविड के टाइम पे लोगों ने इतना पसंद किया उस रोल को, बिकॉज कोविड के टाइम पे हम सिया के राम देख रहे थे सब, एंड कहीं ना कहीं उस रोल की वजह से लोगों ने इतना कनेक्ट किया कि नोबडी कैन प्ले जनक बेटर देन यू. आज भी आई थिंक लोग आपको मिलके यही बोलते होंगे कि जनक, आप जनक हो ना, आप वही हो ना जो जनक हैं. ऐसे शायद बात करते होंगे. मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी कि सिया के राम में आपने जो जनक रोल प्ले किया था, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? सबसे बड़ी बात तो ये है, जो आपको शायद पता भी नहीं होगी, कि मैंने प्यार तो होना ही था के बाद एक्टिंग छोड़ दी थी. मुझे एक्टिंग नहीं करनी. वो मैंने एक डिसीजन लिया. वो जैसे कि मैं हमेशा अपनी मेरी बुक में भी लिखा है मैंने, द प्रॉस्पेरिटी को जो भी रिलीज हुई है, कि मेरा जो एक लाइफ है उसकी जो सक्सेस है वो मेरी इंटेलिजेंस की वजह से नहीं है, वो इंट्यूशन की वजह से है. कि मेरा एक अंदर से आत्मा से जो आवाज आती है मैं वही करता हूँ. फिर आत्मा ने अगर बोला कि नदी में कूद जाओ तो मैं कूद जाता हूँ, और बहुत बार कूदा भी हूँ. मतलब इस तरह के डिसीजन लिए मैंने, जो लोग बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या. जैसे कि प्यार तो होना ही था, इतनी बड़ी हिट थी, सिल्वर जुबली हुई, मुझे 20 फिल्मों के ऑफर आए और मैंने एक्टिंग छोड़ दी. तो लोग बोलते पागल हो गए.
20 साल तुमने एक्टिंग की, अब तुम्हारी सुपर हिट हुई, सिल्वर जुबली मिली, तुम एक्टिंग छोड़ रहे हो। तो वो मेरा डिसीजन नहीं था, वो इंट्यूशन थी, एक अंदर से आवाज आई, मैंने छोड़ दिया, मैं वो क्वेश्चन नहीं करता। तो 16 साल एक्टिंग नहीं की और 20-25 प्रोजेक्ट को ना बोला कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना। बहुत बार मतलब बहुत अग्रेसिवली इन्होंने मुझे परस्यू किया, ये कैरेक्टर आपके लिए बना है, आपको ही करना है। मैं बोला नहीं, मुझे नहीं करना। लेकिन जब मुझे निखिल सिन्हा ने सिया के नाम के लिए बुलाया, उस वक्त मैं ऑलरेडी टीचर था। मैं स्पिरिचुअल क्लासेस पूरे वर्ल्ड में, मैक्सिको, चाइना, यूरोप, सब जगह जाके सिखाता था। जब मैंने ये कैरेक्टर सुना, उसकी थोड़ी सी लाइंस सुनी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्लास में सिखाता हूँ तो मेरे क्लास में कितने लोग होते हैं? 100, 300, 600, 800, 1000, ठीक है? तो 1000 लोग होते हैं। मैंने कुछ अच्छा बोला तो 1000 लोगों में से कम 400 लोगों को फायदा होगा, क्योंकि 600 को समझ में नहीं आएगा शायद। लेकिन अगर ये कैरेक्टर मैं निभाता हूँ, अगर इससे मैं करता हूँ, तो एक टाइम पे लाखों लोगों को बेनिफिट होगा कि ये एक फिलॉसफी क्या थी, व्हाट वाज जनक्स फिलॉसफी, कि आप एक योगी भी हो सकते हो और एक राजा का जीवन भी व्यतीत कर सकते हो एट द सेम टाइम। यहां जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, ना ये शरीर, ना ये राज सिंहासन, ना ही मिथिला, सब नश्वर है। तो वो एक डायलॉग था, वो जो एक लाइन थी, और उसका जो एक एज अ फादर जो सीता के साथ जो कनेक्शन था, वो मुझे इतना प्यारा लगा कि मुझे लगा कि दुनिया को देखना चाहिए कि ये क्या है, और मैं ये दिखाना चाहता था। तो इसीलिए मैंने सेवा के भाव से उस कैरेक्टर के लिए हाँ कहा कि मैं हाँ करूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये एज ए टीचर मेरा एक एक्सटेंशन हो जाता है, कि ये मुझे एक और कुछ सिखाने का एक मौका मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने उसे ना नहीं कहा, मैंने हाँ कहा। फिर वो खून वापस चख लिया एक्टिंग का। फिर मैंने एक के बाद एक शेरशाह भी की, फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ की, फिर क्रैक करके फिल्म की जिसमें मेरा विलन का रोल था, फिर आदि पुरुष की। तो अभी भी एक्टिंग के रोल तो आते रहते हैं, लेकिन क्या है कि मैं भी एक्टिंग शौकिया करता हूँ। मुझे एज अ प्रोफेशन मेरा एक्टिंग नहीं है। जब मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो मैं करता हूँ कि भाई लोकेशन क्या है, लोग कैसे हैं, रोल क्या है। अगर ऐसे एक्साइटिंग लगा तो हाँ कहता हूँ, नहीं तो 10 में से 7 या 8 प्रोजेक्ट को ना कहता हूँ, नहीं करना। लोगों का सपना होता है कि उन्हें 10 प्रोजेक्ट है और आप उसमें से 7 मना कर देते हो। बट जनक का वो एक रोल था जिसने आपको वापस से इस इंडस्ट्री में खींचा, और जनक की फिलॉसफी ने आपको खींचा। क्या ऐसे आपने अपनी उस जर्नी में नया सीखा जब आप जनक का रोल प्ले कर रहे थे? एक वैलिडेशन मिला कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिजनेस क्लास भी पसंद है, महंगी गाड़ियां भी पसंद है, महल में रहना भी पसंद है। लेकिन वो जो अगर एक पर्सन का सपोजिंग अगर दिमाग में कंफ्यूजन था कि यार योगी भी हूँ, मेडिटेशन भी पसंद है, ऋषिकेश में बैठना भी पसंद है, वहाँ जाके बहुत टाइम व्यतीत करता हूँ ऋषिकेश में। तो ये एक क्रॉस है कि ये इतना लग्जरी और इतना धार्मिक, इतना मैं खुद हवन भी करना, सुबह सुबह उठ के 4 बजे उठता हूँ, 10 बजे सोता हूँ, तो ये क्या मतलब। लेकिन जनक का जब कैरेक्टर मैंने प्ले किया और जब उसके सारे लाइंस जो मैंने जो बोले, जो समझे, उससे लगा कि हाँ ये वैलिडेशन हो गया कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। एक्टिंग के साथ साथ मेडिटेशन कर पाते थे आप? हाँ, क्यों नहीं हो पाती थी? इतनी chaotic सेट होते होंगे। अभी 2 घंटे की फ्लाइट में आया हूँ दिल्ली टू बॉम्बे। हाँ, फ्लाइट में भी मेडिटेशन किया। उसमें क्या, मेडिटेशन के लिए जगह ऐसे कोई स्पेशल जगह नहीं होती कि आपको मेडिटेशन हॉल चाहिए, एकांत चाहिए, शांति चाहिए। आप अगर मेडिटेटर हो, जहां आप बैठते हो वो मेडिटेशन की कुर्सी बन जाती है। और यही हम सोचते हैं, क्योंकि मैं भी खुद मेडिटेशन करने के लिए सोचती हूँ मुझे शायद अकेले कमरे में बैठना पड़ेगा, शांति में बैठना पड़ेगा, और इस वजह से आई थिंक प्रोक्रेस्टिनेट करती रहती हूँ मैं मेडिटेशन को। बट आप ये कहना चाह रहे हो कि कहीं भी मेडिटेशन हो सकता है? मेडिटेशन आपके बाहर है ही नहीं, आप हो ही नहीं, आपके अंदर ऑलरेडी है। तो आपको खाली उसके साथ कनेक्ट करना है, तो किधर भी हो सकता है। उसके लिए स्पेशल जगह की, स्पेशल टाइम की, किसी की भी जरूरत नहीं। देयर इज नो नीड फॉर एनी ऑफ दैट। आई थिंक इस स्टेज तक आने में बहुत साल, बहुत मेहनत लगती होगी। मैंने तो कोई मेहनत नहीं की, मैंने पिछले जन्म के कर्म थे फ्रैंकली। ऐसा कैसे? आप जो भी कर्म करते हो वो इस जन्म में अगर पूरे होते हैं तो होते हैं, नहीं होते तो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। यू बिलीव इन पास्ट लाइफ कर्मा? वो 100%। मैं तो, मेरा पूरा जो फिलॉसफी है, जो भी मैं सिखाता हूँ, मैं तो यहाँ तक लोगों को बोलता हूँ कि आप योगा भी मत करो, सात्विक खाना भी मत खाओ, कुछ भी मत करो, योगा भी मत करो, मेडिटेशन मत करो, खाली अच्छे कर्म करो। कि जो आप अच्छे कर्म करते हो उसका बेनिफिट आपको हर एक दिशा से आता है।
आपको हर एक डायरेक्शन से उसका बेनिफिट मिलता है। और जो आप योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, सात्विक वेजिटेरियन खाना खाओगे, सब करोगे, लेकिन आपने किसी एक आदमी का दिल दुखाया, एक आदमी की बद्दुआ ली, आपको भगवान भी आके नहीं बचा सकता, आपको नरक जाना ही होगा। तो बद्दुआ मत लो किसी की। जितनी दुआएं ले सकते हो उतनी दुआएं लो, जितना अच्छे कर्म कर सकते हो उतने अच्छे कर्म करो। क्या कभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने ऐसा कुछ बैकलैश फेस किया जहाँ पे, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री जानी इसी चीज के लिए जाती है, थोड़ा टॉक्सिक, थोड़ा नेगेटिव चीजें होती हैं वहाँ पे, फाइट्स हैं, इंडस्ट्री को बहुत नेगेटिव लाइट में लिया जाता है, और आप उस लाइट में रह के भी एक योगी बने रहे? ये एक मिसकंसेप्शन है कि बॉलीवुड में नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है। मैं आपको बताऊं, आप कोई भी प्रोफेशन ले लो, आप FMCG ले लो, फार्मा ले लो, सीमेंट बनाने की फैक्ट्री ले लो, पुलिस डिपार्टमेंट ले लो, पॉलिटिक्स ले लो, यहां तक कि स्पिरिचुअलिटी ले लो। आज मैं योगा सिखाता हूं, मुझे इनविटेशन आता है बाली से, मेक्सिको से, रशिया से, चाइना से, पूरे वर्ल्ड में जाके सिखाता हूं। योगा में जितनी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, जितनी जेलसी है, मैं आपको बता नहीं सकता, आप सुन के शॉक हो जाएंगे। सही में? मुझे बाली में बुलाया गया, बाली स्पिरिट फेस्टिवल में। आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। बाली स्पिरिट फेस्टिवल में मेरी फर्स्ट क्लास फुल, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं कि एक क्लास में किसी टीचर की पहली क्लास में 400 लोग हैं। तो जब दूसरी क्लास थी तो बोला उसमें तो फिट होंगे नहीं, क्योंकि फिर वो फैल गई बात कि 400 लोग ऐसे आए, तो सब उनका एक्सपीरियंस क्या था। तो दूसरी क्लास उन्होंने और बड़े लोकेशन में रखी, वहां पे 700 लोग थे, वो भी फुल हो गया, फिर और लोगों को नहीं बैठ सके। ऐसे करके करके वो साइज बढ़ाते रहे। लास्ट में उन्होंने बोला, हार के बोला कि जहाँ पे रॉक कॉन्सर्ट होती है उनकी शाम की, जहाँ पे म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है, वहां पे विजय की क्लास रखते हैं। तो वो मेरा क्लास का टाइमिंग चेंज करके उसको इतना बड़ा ये कर दिया कि क्लोजिंग सेरेमनी बता दिया उसको कि भाई विजय आनंद इज गोइंग टू क्लोज द होल बाली स्पिरिट फेस्टिवल। ठीक है, हो गया। वहां पे 1000 के ऊपर लोग थे और बाहर 400 लोग थे जो अंदर नहीं आ सकते थे। इतना मतलब वहां पे ये हो गया था मेरी क्लास के लिए। अगले साल मुझे इनवाइट ही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि मेरे से पहले जो टीचर थे उनका था वहां पे होल्ड, उनकी एक जो बोलते हैं पॉलिटिक्स, वो पिछले 7-8 साल से सिखा रहे थे। मेरी जो पॉपुलैरिटी उन्होंने देखी, इतने डर के मेरे को आज तक उन्होंने बुलाया नहीं। और सिर्फ ये यहीं पे नहीं हुआ, और भी फेस्टिवल हैं जिनको मैं भी नाम नहीं लूंगा, इंडिया में भी हो चुका है मेरे साथ। सेम चीज हुई है मेरे साथ इंडिया में, कि वो जो मेरे साथ जो फर्स्ट फेस्टिवल में जो मैंने सिखाया, जो फर्स्ट फेस्टिवल में जो मेरी पॉपुलैरिटी हुई, जो लोगों ने जितना पसंद किया, उससे इतना डर गए वहां के एस्टैब्लिश जो पहले के टीचर से, मुझे वापस बुलाया नहीं गया। अच्छा ये छोड़ो, रशिया में जब मैं गया तो मेरी जो मुझे इनवाइट किया, तो जो कुंडलिनी योगा जो मैं सिखाता हूँ, वहां के जो छात्र, जो स्टूडेंट थे, कोई नहीं आया। हम लोग एकदम शॉक थे कि भाई ऐसे कैसे, क्योंकि सब जानते हैं मुझे कुंडलिनी योगा में, तो कोई नहीं आया। तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहली क्लास में सिर्फ 10 जन थे, दूसरी क्लास जो नेक्स्ट डे की उसमें 50 थे, फिर 200 हो गए, फिर 300 हो गए। जब मैं अगले साल गया नेक्स्ट ईयर, तो 500-600 लोग थे क्लास में, लेकिन मुझे फोन आया क्लास के बाद, और रशियन में बोल रहा था। तो मेरी जो ट्रांसलेटर थी उसने बोला कि ये करके आदमी है, वो आपको सॉरी बोल रहे हैं। मतलब कौन है? तो जो रशियन फेडरेशन का जो हेड था कुंडलिनी योगा का, उसका हेड था उस एरिया का, कजान और चेलनी करके एक एरिया है, उसका हेड था वो। तो बोला मुझे मिस्टर आनंद को सॉरी बोलना था। तो मैं बोला आपको बोल दो। मैंने क्या हुआ? बोला नहीं, मैंने पिछले साल मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को बोला कि इनकी क्लास में मत जाओ, और अगर आप इनकी क्लास में जाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, आपके साथ ये होगा, आपके साथ बहुत बुरा होगा, वो बहुत तो मैं हंसने लगा। मैं बोला कोई बात नहीं, लेकिन क्यों किया उन्होंने ऐसा? हाँ, पूछो। तो बोला कि नहीं, मैंने सुना कि बहुत उनकी क्लास पावरफुल होती है, बहुत लोग पसंद करते हैं। तो मैं थोड़ा इनसिक्योर हो गया था, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे माफ़ी मांगनी। मतलब कोई बात नहीं। तो भी आप क्या टॉक्सिसिटी की बात करते हो कि बॉलीवुड में टॉक्सिसिटी होती है, जब योगा में होती है, स्पिरिचुअलिटी में होती है, तो आप बॉलीवुड को क्यों ब्लेम करते हो? सब जगह है। इंसानियत जो होती है वो एक आदमी के अंदर है या नहीं है, चाहे वो बॉलीवुड में बैठा हो, चाहे पॉलिटिक्स में बैठा हो, या धार्मिकता में बैठा हो, जहां पे भी बैठा है वो आपके अंदर है। क्लेश आपके अंदर है, क्रोध आपके अंदर है, दुख आपके अंदर है, सुख आपके अंदर है, और कुछ अच्छा करने की भाव जो होती है वो भी आपके अंदर है। ये सब अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से बटा हुआ है। आप क्या उसका प्रमाण दिखाते हो,
आपके अंदर क्या है वही बाहर आता है। और कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री में टॉक्सिसिटी का रीजन है खुद की इनसिक्योरिटी। हाँ, तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटी क्यों आती है इतनी? मैं खुद एक्सेप्ट करूंगी मेरे भी आती है और सबके आती होगी मन में इनसिक्योरिटी। तो उस वही मेरा जो एक मिशन है लाइफ का वही चेंज करने का। इसीलिए मेरी पहली बुक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर नहीं थी। मैंने जो पहली बुक लिखी वो पेरेंटिंग के ऊपर थी। वाओ। तो लेकिन वो पब्लिशर रूपा पब्लिकेशन बोला नहीं, ये आप पहले प्रॉस्पेरिटी की करो, बहुत अच्छी लिखी गई है, आप इसको पहले करो, लोगों को चाहिए कि भाई पैसे कैसे कमाने। मैंने ठीक है पहले वो कर लो, दूसरी बुक लेकिन मैं बोला अब वो पेरेंटिंग होगी। तो वो दूसरी बुक का नाम लिखी हुई है, अभी वो रिलीज होगी, पेरेंटिंग कोड है उस बुक का नाम। और आपने जो सवाल पूछा वो हर एक इंसान के अंदर दुख, इनसिक्योरिटी ये क्यों है? क्योंकि आपको बचपन से ये बोला गया था कि आपको सक्सेसफुल होना है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको यश कमाना है, आपको एक सुख भरा एक जीवन, यू नीड दैट वेल्थ, सिक्योरिटी, कि भाई जॉब अच्छी हो, शादी अच्छी हो, पति अच्छा मिलना चाहिए, बच्चे अच्छे होने चाहिए। मेरे को वो तोड़ना है, क्योंकि मेरी जो बुक है उसमें ये लिखा है कि एज अ पेरेंट आपको बच्चों को सिर्फ इतना ही कहना है कि आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए और आपको ऐसा जीवन चूज करना चाहिए जिसमें आपको सुख मिले। तो अगर आपको एक कैनवस दिया गया और आपको पेंट करने में सुख मिलता है तो वही करो। लॉयर बनने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगता खून देखना, मत डॉक्टर बनो। लेकिन वो डैडी ने बोला है, वो तो करना पड़ेगा। उनके दादा भी डॉक्टर थे, उनके भी फादर डॉक्टर थे, मुझे भी डॉक्टर बनना पड़ेगा। गया, मर गया सर। वो आदमी का एक जो सोल होता है उसी को मार दिया आपने, एक चाकू लेके घोंट दिया उसके अंदर। अब कहां से सुखी होगा वो, और कहां से वो सुख डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ये बात याद रखना कि आदमी सुख जो खुद महसूस करता है, जो खुद एक्सपीरियंस करता है, वो बांटता है। और जो आदमी दुख का एक जीवन व्यतीत करता है, जो दुखी है, वो दूसरों को दुखी ही देखना चाहेगा। इसीलिए टेररिज्म है, इसीलिए ट्रंप जैसे लोग प्रेसिडेंट बन गए। आपको क्या लगता है ट्रंप बहुत सुखी इंसान है? कूट कूट के भरा हुआ है उसके अंदर दुख। अभी हमारा बैड लक है कि इज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तब क्या करेंगे? और उसकी इनसिक्योरिटी हम पे भारी पड़ रही है, हम पे पूरे वर्ल्ड पे भारी पड़ रही है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ट्रंप की नहीं है, प्रॉब्लम पेरेंटिंग की है। मतलब प्रॉब्लम हमारी सोच की है, जो हमारे अंदर घोट घोट के भरा गया था बचपन से। मुझे भी बोला गया था कि पढ़ो लिखो, नहीं तो क्या करोगे। मैं बोला नहीं पढ़ना, मैं अनपढ़ हूं। आज बुक के ऊपर बुक लिख रहा हूं, मुझे इनविटेशन मिलते हैं हार्वर्ड के ग्रेजुएट को लेक्चर देने की। अभी भी नागपुर में लिटरेचर फेस्टिवल में जा रहा हूँ, यहाँ से दिल्ली से लिटरेचर फेस्टिवल में मेरा लेक्चर होगा इनविटेशन से। YPOs जो होते हैं वो ग्रुप, EOS ग्रुप, फिक्की में लेक्चर दिए हैं मैंने इतने सारे। अनपढ़ हूं भाई, क्या हो गया? ये डायलॉग तो मतलब मेरी मदर सुना के थक जाती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ऐसे कुछ तो भी था। तो वो तो बोल बोल के मेरे को मतलब पका डाला उन्होंने। क्या हो गया? मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं। और यहीं पे मैं अपनी मम्मी की तारीफ करना चाहूंगी। सच बताओ तो मेरी मम्मी ने मुझे पूरी लाइफ कहा, पढ़ना पसंद था मुझे, मैं पढ़ने वाला बच्चा था, पर वो यही कहती थी पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, कुछ मत पढ़ इतना, क्यों इतनी तुझे पढ़ना है तो मन से पढ़, टेंशन से मत पढ़ एग्जाम की। वो यही कहती थी कि पढ़ के कोई ना अमीर बना है ना कोई सक्सेसफुल बना है, अपने अंदर की काबिलियत पर्सनैलिटी में दिखती है, स्किल्स में दिखती है। तो पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स होमवर्क, एग्जाम मार्क्स और इस सब की वजह से डांट पड़ती थी, मुझे कभी डांट ही नहीं पड़ी। और मैं सोचती थी मेरी मम्मी खुश भी नहीं हो रही मेरे मार्क्स से। आपकी मम्मी का नाम क्या है? शीतल। शीतल जी, आप अगर ये देख रही हैं तो सल्यूट आपको। इसी दिस इज पेरेंटिंग। ये जो आदर्श पेरेंट जो होता है, माता पिता, वो नहीं है। मेरी बिल्डिंग में एक फैमिली है, उन्होंने अपनी 2 बेटियों को इतना पढ़ने के लिए प्रेशराइज किया कि कभी वो बच्चियां खेलने नहीं गई मेरी बेटी के साथ नीचे, वो हमेशा पढ़ती रहती थी। बहुत ऐसे। और इतना स्ट्रेस उनको कि एक्जिमा हो गया, वेट गेन हो गया, कोई दुख नहीं, सुख नाम की चीज का मतलब ही नहीं पता उन्हें। बहुत ऐसे, कम नहीं है। आपने उनकी लाइफ खराब कर दी, पूरा बचपन खत्म कर दिया उनका डॉक्टर बनाने के चक्कर में। तो आपकी जो मम्मी है, जो शीतल जी है, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगी आपसे विजय जी, एक पेरेंटिंग पे पॉडकास्ट जब आपकी बुक रिलीज हो हमारे साथ,
ये फिक्स है, मैं ऑन कैमरा आपको कह रही हूँ, हम एक पेरेंटिंग पे पॉडकास्ट करेंगे, बिल्कुल सारे पेरेंट्स के लिए, उनको समझाने, उनकी भी फीलिंग्स वैलिडेट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन भी गलत नहीं होता, बट वो यही सोच के डर रहे होते क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, अगर मैंने ज्यादा छूट दे दी तो बच्चा गलत रास्ते चला जाएगा। इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे उसमें। मैंने जितनी छूट अपनी बेटी को दी है, आज वो 17 साल की है, आप बिलीव नहीं करोगे कितनी छूट दी है मैंने। लेकिन मैंने हर छूट के साथ यही बोला, तेरी लाइफ है, सत्यानाश करना है कर, अगर कुछ अच्छा बनना है तो मैं सपोर्ट करूंगा, हाँ, लेकिन उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे रख दी। आप क्या करते हो एज अ पेरेंट कि बोलते हो ऐसा कर वैसा कर, ये अच्छा है वो गलत है, तो बच्चे के अंदर एक रिबेलियन पैदा हो जाता है। एग्जैक्टली। तो मेरी बेटी तो वो तो मैगी नूडल भी नहीं खाती, दारू भी नहीं पीती, उसको नॉनवेज पे भी छोड़ दिया उसने, अपने आप ही योगा करने चली जाती है, पियानो सीख रही है, खुद ही बोलती है मुझे कथक सीखना है, क्योंकि मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई तेरी लाइफ है, जो करना है कर, योगा के पैसे भी मैं दूंगा, कथक के पैसे भी मैं दूंगा, जो करना है कर, अगर खराब करना है तो भी मैं मना नहीं करूंगा, जो करना है कर, वो बालकनी है वहां से कूदना है कूद जा। अब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी बच्चे के सर पर रखोगे तो उसको मालूम है कि भाई मैं अपनी लाइफ क्यों खुद कराऊंगा, मैं पागल थोड़ी हूँ, बिल्कुल सही, कोई कंजर दिमाग खराब थोड़ी है उसका कि वो अपनी लाइफ खुद खराब करेगी। बिल्कुल सही, क्योंकि यही सेम चीज मैं बता रही हूँ, मेरे घर में मेरी मम्मी ने मुझे छूट दी, जो करना है कर, जहां जाना है जा, कभी किसी चीज की रोक टोक नहीं की। मैंने जो गलत काम भी किए आके बताए मम्मी को, मम्मी ने उसके लिए भी मुझे नहीं डांटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रही। एट द सेम टाइम मेरे कजन्स जिनके पेरेंट्स हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रहे थे, ऐसे करो ये मत करो, फोन नहीं देंगे तो मैं ये नहीं करेंगे, मेरे को तो सब मिला। आज वही स्ट्रगल कर रहे हैं, करियर में भी, मेंटल हेल्थ में भी, रिलेशनशिप में भी, और टचवुड उस चीज में मेरे को लगता है मैं मेरी ही मम्मी की वजह से बहुत ऑनलाइन रही हूँ, कि बिल्कुल सही लाइन पे रही हूँ। तो वो पेरेंटिंग के पॉडकास्ट में आप में और आपकी मम्मी तीनों बैठेंगे। पक्का, मैं डेफिनेटली, क्योंकि ये कितना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर चीज में हम आज भी, मैं जो हूँ, हम सब जो हैं, हमारी पेरेंटिंग की वजह से, हमारी अपब्रिंगिंग की वजह से। और पेरेंट्स का प्रेशर अलग है, बच्चों पे पेरेंट्स का प्रेशर अलग है, कहीं ना कहीं हर कोई इस बात से रिलेट करेगा। अब अगर थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जो हम गए हैं पेरेंटिंग, मुझे तो बहुत मजा आया, बट वापस आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने एक कमेंट देखा था जो मेरा आपसे बात करने का बड़ा मन था। आपकी ही एक वीडियो पे कमेंट आया था कि विजय जी को ओशो का रोल प्ले करना चाहिए क्योंकि आप ओशो जैसे लगते हो। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ये तो मैं सुन के थक गया, मतलब इतना आपने एक कमेंट पढ़ा है मेरे पास, तो मैं आपको बाद में एक आपके पॉडकास्ट के लिए आपको आपकी टीम को एक फोटो भेजूंगा। किसी ने फोटो बनाई, मेरी फोटो यहाँ रखी और ओशो की फोटो यहाँ रखी, मतलब वो फोटो देखना जैसी उन्होंने बना के भेजी है किसी फैन ने, तो ये मैंने बहुत सुना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये कमेंट जिसने भी लिखा है, और आप भी ये जो टॉपिक है, मेरा जो कुछ भी क्रेडिट है फिलॉसफी का समझने का, उसकी जो जेनेसिस होती है, जो बीज जिसको बोलते हैं, बीज आप डालोगे मिट्टी में तो वो झाड़ बनता है। आज मैं जो कुछ भी हूं, वो जो बीज था वो ओशो का ही था। आज भी अगर आप मेरा फोन देखोगे तो उसके ऊपर ओशो की फोटो है वॉलपेपर पे, क्योंकि ओशो वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। ठीक है, और मैंने आज तक जितने भी घंटों के उसकी वीडियो सुने हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, एज ए ह्यूमन बीइंग आपके मुंह से एक गलत शब्द निकल सकता है ना, उनके मुंह से आज तक इतने घंटों में, इतने सारे वीडियोस में एक गलत शब्द नहीं सुना के, मतलब एक जो फिलॉसफी की क्लैरिटी है उनकी कि ये जीवन है, इसे ऐसे व्यतीत करना चाहिए, ये खुशी है, ये स्वर्ग है, ये जो जिस टॉपिक पे भी उन्होंने बोला है, एक वर्ड उनके मुंह से गलत नहीं है। एक वो है एलन वॉट्स है, गुरु रामदास है, और एक स्वामी सर्वप्रियानंदा है। ये चार लोगों को मैं इतने खुशी से सुनता हूं कि मैं अपनी फिलॉसफी खुद जी रहा हूं, और यही ओशो ने सिखाया मुझे कि मैं जो बोल रहा हूं वो मत सुनो। और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं, मेरे जितने भी लाखों स्टूडेंट्स हैं मैं भी यही बोलता हूं, उनको भी यही, मैं भी यही बोलता हूं कि मैं जो बोलता हूं वो मत सुनो, मैं जो बोलता हूं वो खाली एक बार सुनो और फिर उसे अपना बनाओ कि मुझे क्या समझ में आए और मैं इसे रिफाइन करके अपने तरीके से कैसे जीऊं। ये कोई रिलीजन नहीं है कि मंडे को आपको उपवास करना है, ट्यूसडे को आपको गाय को ये देना है, और वेडनेसडे को आपको पंडित को ये देना है। ये कोई रिलीजन नहीं है, ये जीवन व्यतीत करने का, टू लिव योर लाइफ, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ इटसेल्फ, एंड इट्स अ वेरी इजी फिलॉसफी। ये प्रॉब्लम क्या है ना कि इस फिलॉसफी में कोई अगड़म बगड़म नहीं है।
तो उसके लिए मेरे को टीका लगा के सफेद कपड़े पहन के वो सब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं कुछ जो बोल रहा हूँ वो इतना सिंपल है कि कोई भी यूज कर सकता है और जिंदगी भर खुश रह सकता है। अच्छे कर्म करो, अपनी बॉडी को, जो मंदिर है वो बाहर नहीं है, आपकी बॉडी मंदिर है, ठीक है। सबसे पहले ये समझो, क्योंकि आपके अंदर जो दिमाग में केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स जैसे होंगे ना, जिस तरह के केमिकल्स होंगे उस तरह का आपके अंदर डिप्रेशन आएगा, क्रोध आएगा, दुख आएगा, अलग अलग फीलिंग उन केमिकल की वजह से आ रही है। वो केमिकल कैसे बन रहा है? आपने जो खाया उसकी वजह से। तो आप जो खा रहे हो, जो आप, अगर आपको आयुर्वेद समझ में आता है, तो अगर आप टाइम टू टाइम पंचकर्मा डिटॉक्स कर रहे हो, फिर आप जाके जंगल में थोड़ा टाइम है, तो जंगल में जाके रह जाता हूँ, सड़ जाता हूँ वहां पे, इतना खुशी खुशी रहता हूँ वहां पे कि मतलब मेरे को वहां से खींच के बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि आई लव द जंगल, आई लव द फॉरेस्ट, टू बी कनेक्टेड विद नेचर। फोटोग्राफी करता हूँ मैं, बर्ड फोटोग्राफी करता हूँ, तो इतना मतलब भूल जाता हूँ कि मैं यहाँ पे शहर में भी हूँ, दिल्ली भी है, बॉम्बे भी है, पेरिस भी है, लंदन भी है। मैं व्हेन आई एम इन द फॉरेस्ट, आई एम इन द फॉरेस्ट। तो वो फिलोसफी है सिंपल, उसमें भी मैं क्या टीका लगा के सफेद कपड़े पहन के घूमूं? इट्स अ वेरी सिंपल फिलोसफी। और इस चीज से ना जेंजी बड़ा रिलेट करेंगे, क्योंकि जेंजी रिलीजियस से दूर इसलिए भाग रहे हैं रूल्स की वजह से। ये फॉलो करो, ये रिचुअल करो, ये मत पहनो, ये लगाओ, और इसी चीज की वजह से हम अपने सनातन धर्म से जो दूर भाग रहे हैं, इन रूल्स की वजह से भाग रहे हैं। ये फिलॉसफी के वे में कोई उन्हें समझा दे लाइफ। सनातन धर्म एज अ फिलोसफी, उसमें कोई गलत नहीं है। मतलब मैं खुद, आई एम अ हिंदू, बट आपको प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप उससे बहुत ज्यादा, मतलब उसके बहुत अंदर घुस जाओ ना, और उसके एक एडिक्ट बांध के उसका, अगर आप एक, जैसे फातवा होता है ना, वैसे आपका उसका फातवा बना दी कि ये ऐसे करोगे, नहीं करोगे तो तुम्हें काट देंगे, वैसे नहीं, वो गलत हो जाता है। एज व्हाट एवरी फिलोसफी टीचर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, पीस, लव, जॉय, ब्लिस, हेवन इज द कोर ऑफ एवरी फिलोसफी। वायलेंस कहां से बीच में आया? टेररिज्म कहां से बीच में आ गया कि अगर आप इसमें नहीं मानते हो तो आपको काट के मार देंगे? वो कहां से आ गया? ये कौन लाया? जिसे कंट्रोल करना है। Who wants to control? Who wants to control? Politicians, religious heads, जो ओशो बोलते थे, priest. For power. For power, because वो पावर हो जाती है आपके ऊपर कि मैंने ऐसा बोला, भगवान ने ऐसा बोला था, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भगवान ने ऐसा बोला, तभी आपको वैसे ही करो। नहीं, अगर आपने किया तो आके चंदा दो, आ दो, गिल्ट, आपको गिल्ट फील हो रहा है तो आके चंदा देंगे आप। हाँ, वो जो एक पावर, जो एक प्रीस्ट को आप देते हो कि फॉरगिव मी फादर, आई हैव सिन्ड, फॉरगिव। मैंने देखा, मैं जहाँ पे रहता हूँ बांद्रा में, मुंबई में, वहाँ पे एक स्कूल है माउंट मैरी। मैंने देखा एक बार कुछ 600 बच्चे एक लाइन में जा रहे थे, लंबी लाइन में, सबके हाथ में क्रॉस था। बच्चों की उम्र होगी 7 साल से लेके 10, 11, 12 साल तक, और सब लाइन में ऐसे जाके क्रॉस पकड़ के फॉरगिव मी फादर, आई हैव सिन्ड, फॉरगिव मी फादर, आई हैव सिन्ड। मतलब भगवान मुझे माफ करो, मैंने पाप किया है। आपने क्या पाप किया भैया? बच्चे। हाँ, तो ये रिलीजन है। आप पहली घूट घूट के बोल रहे हो बचपन से कि आप एक पापी हो, आपको भगवान ही बचा सकता है। सत्यानाश हो गया आपका तो। बिल्कुल। और प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका सोल का स्ट्रक्चर इतना वीक हो जाता है। पंजाबी कहते हैं डूबते नु तिनके का सहारा चाहिए होता है। मतलब जो डूब रहा होता है आदमी, अगर वो एक तिनका दिखेगा, उसका भी सहारा ले, वो बोलेगा यार इसको पकड़ लेता हूं, शायद इससे बच जाऊं मैं। तो फिर आपके सामने जो भी भगवान बन के आता है कि मैं साधु हूं, मैं आसाराम बापू हूं, मैं ये हूं, मैं वो, जो भी आपका, आप उसको पकड़ लेते हो। उसकी वैलिडिटी चेक नहीं करते। ये नहीं देखते कि कुछ शक्ल से चोट लगता है, वो नहीं देखते। आप बोलते हो ये मुझे बचाएगा। तो मैंने एक लेक्चर दिया था एक कॉलेज में, तो बोला कि आप हमारे छात्र जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप उनको? मैं आप सब यहाँ पर हो, MBA कर रहे हो, आपको सक्सेसफुल होना है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, जिंदगी भर मेहनत करते रहोगे। एक बात याद रखना, एक हॉल था, उस हॉल में 400 लोग थे। बिल गेट्स भी था, मुकेश अंबानी भी था, अडानी भी था, मिस्टर बिरला भी थे, जो भी थे सब थे, सब ऐसे खड़े, ऐसे वेट कर रहे हैं। 20 मिनट बाद दरवाजा खुला, एक आदमी आए, हिमालय में रहते थे, एक सफेद रंग की धोती पहनी थी, कुर्ता पहना था। वो जैसे ही आए सब खड़े हो गए।
और सब 400 लोग ये होप कर रहे थे कि मुझे उनके पैर छूने का एक मौका मिल जाए। उन्होंने क्या मेहनत की? कुछ नहीं, हिमालय में बैठ के मेडिटेट करते हैं खाली। तो अगर आप जिंदगी भर मेहनत करोगे और फिर आपको ये जरूरत पड़ जाए कि किसी का पैर छूकर आपको सुख का एक एक्सपीरियंस महसूस हो, तो क्या किया आपने? किस चीज के लिए मेहनत की आपने? क्यों मेहनत की आपने? मेडिटेट ही करो। जब आपको वही आदमी बचा सकता है जिसने मेडिटेट किया, तो आप भी मेडिटेट ही करो ना। सही बात है। लाइक इन लोगों को ना ये है कि मुझे पैसा, पावर, मनी, फेम जो इनको मिला हुआ है वो भी चाहिए, और मैं जो पाप कर रहा हूँ ये सब कमाने के लिए, वो सब धोने के लिए मैं जाके पैर छू लूँ, जाके मंदिर में दक्षिणा दे दूँ, चादर चढ़ा दूँ, जो भी सर्विस कर दूँ। बट मैं यही सोचती हूँ कि आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे इतने सारे बाबा लोग हैं, कई लोग बहुत अच्छी बातें कर भी रहे हैं, अच्छी चीज़ें सिखा भी रहे हैं, कई लोग फ़ायदा उठा रहे हैं लोगों के सेंटिमेंट्स का, लोगों की सर्विस की सेंटिमेंट्स का, उस भगवान वाले भाव का। आपका उस पर क्या कहना है? मुझे कुंभ मेला में बुलाया गया था एक लेक्चर देने के लिए, तो मैं गया। मेरे लेक्चर के पहले किसी बाबा का लेक्चर था। अच्छा। तो मैं था, आज 20 मिनट जल्दी गया था, तो मैं सुन रहा था उनकी बातें। ओ बाप रे, ये फिलोसफी, वो फिलोसफी। फिर घूम फिर के जो लास्ट के 5 मिनट थे, 7 मिनट, उन्होंने शुरू किया कि कृष्ण सुदामा ने एक ये दिया चावल, और आपके खीसे में भले 5 पैसे हों या 20 पैसे हों या 20 रुपए हों या 200 रुपए हों, ये चंदा पेटी में डालो, आप एकदम भगवान के नजदीक हो जाओगे। बाद में मुझे पता चला है बाबा के 3 होटल हैं। अब लोगों को दिखता कैसे नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली। तो ये जो एक माइंडसेट, स्पेशली इंडिया में तो बहुत है कि आपने अगर कुछ ऐसे करके ऐसे दिखा दिया कि आपके हाथ में कुछ आ गया, तो मतलब आप अंतर्यामी हो, जैसे OMG मूवी में था। हाँ, तो अब ये तोड़ना पड़ेगा। ये जो अंधविश्वास है कि भाई जो बाबा होता है वो कभी, जो रियल गुरु होता है, ये बोलेगा ही नहीं कि मैं गुरु हूं। सबसे पहली बात, मैं तो अपने आप को गैंगस्टर बुलाता हूँ, बाय द वे। अच्छा। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो वो ना तो ये बोलेगा कि मैं गुरु हूं, ना बोलेगा कि मुझे बहुत बड़ी फॉलोइंग चाहिए। मेरी जो टीचर है, मेरे गुरु नहीं है, एक टीचर है, गुरुमुख और गुरु शब्द। आप उन्हें कुछ ही एयरपोर्ट पे देखेंगे ना, तो उनका एक हैवरसैक है, दोनों खुद, दे आर 75-80 ईयर्स ओल्ड, खुद उठा के जा रहे हैं। कोई ऐसे 400 लोग आगे पीछे भी, वो सबको मना करते हैं, बोले मुझे एयरपोर्ट लेने भी मत आना, छोड़ने भी मत आना। तो जो रियल टीचर है, जो रियल गुरु है, ना उसे शोषा चाहिए, ना उसे आपका प्रेम चाहिए, ना उसे आपका ना उसे आपकी दान पेटी चाहिए, उसे सिर्फ देना है। A real teacher joy is in sharing his wisdom, knowledge, experiences with other people so that they benefit from it. इसीलिए उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है, क्योंकि उन्हें मोक्ष का चांस था, वो मोक्ष लेके जा सकते थे। उन्होंने बोला नहीं, एक बार वापस आके मैंने जो कुछ भी सीखा पिछले 100 जन्मों में, 1000 जन्मों में, 800 जन्मों में, मुझे ये लोगों को देना है। इसीलिए उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। तो जब आपको जो उस तरह का जब टीचर मिला, जो ना शोषा वाला है, ना तो उसने कार्टून जैसे कपड़े पहन रखे हैं, बहुत सारे पता नहीं क्या क्या अंतर बंतर, सिंपल गुरु सिंपल होते हैं। उन्हें आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, क्या दोगे आप गुरु को? आप क्या दे सकते हो? सही बात। मुझे बड़ा कनेक्ट होता है प्रेमानंद महाराज जी से। हाँ। उनकी बातें दिल को छू जाती है, और उनकी एक स्माइल है। उनको शायद किडनी का कोई इशू भी है, जिसकी वजह से बहुत लोग कह रहे हैं अपनी किडनी उन्हें देने को, बट वो नहीं ले रहे हैं। बट उनकी बातें, उनकी लाइफ की फिलॉसफी, वो बड़ी कनेक्ट करती है। आपको कैसे लगता है वो? मैंने सुना नहीं। मैंने रिसेंटली एक नए टीचर को सुना, सत्या, उनका पॉडकास्ट है, सत्या स्पीक्स। मुझे अच्छा लगा उनका, तो थोड़ा और सुनना है उनके बारे में, लेकिन अच्छा, मतलब एक नेचुरल लगा। वो मैंने बोला ना, जैसे वो शोषा वाले बाबा नहीं है, ये नहीं बोलते कि मुझे आप, मैं ये हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई, ये अभी मैं क्या करता हूँ? मैं यही बोलता हूँ कि देखो भाई, मैं हेल्दी हूँ, 56 का हूँ, इतना हेल्दी हूँ, ठीक है। मेरे को बीमारियां थी, आर्थराइटिस था, एक्जिमा था, हाई कोलेस्ट्रॉल था, सब सॉल्व कर दिया, ऐसे सॉल्व किया, बस इतना ही बोलता हूँ। और मेरे सुख का कारण ये है। अब मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मैं तो ये बोलिए ना कि मैं बहुत बड़ा बाबा हूँ, मैं बहुत बड़ा फिलोसफी हूँ, इसके लिए मैं
अभी जितने भी मेरी कॉर्पोरेट वर्कशॉप जो मैं करता हूँ, जो कंपनियां मुझे बुलाती हैं लेक्चर्स देने के लिए, तो मुझे बोलती है इंट्रोडक्शन लिखो, आपके बारे में क्या बोले। तो पहले तो मैं पढ़ा, किसी ने लिखा कि बाप रे इतना बड़ा ये है गुरु विजय आनंद। मैं बोला भाई एक काम कर, अभी लिखो गैंगस्टर योगी। तो सब हक्के बक्के बोले क्यों? मैं बोला गैंगस्टर योगी इसलिए क्योंकि आप मुझसे कोई अपेक्षा मत रखो, मेरे पास जो है देने के लिए मैं आपको देने आया हूं, लेकिन मुझे देख के आप बोलोगे गुरु है। अगर मैंने आपको ये मौका दिया, आपको मैंने ये अधिकार दिया कि आप मुझे गुरु बोलो या गुरु समझो, तो कल आप मेरे पे उंगली उठा के बोलोगे आप तो वाइन पी रहे हो, आप वाइन क्यों पी रहे हो, आप तो टीचर हो, आप तो स्पिरिचुअल हो, आप तो मेरे को वाइन पीना है, आप क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर मैं सिखा रहा हूं तो क्या मैं कोई गलत कर रहा हूं? आपको कुछ देने के लिए आया हूं, कोई लेने नहीं आया हूं। आप तो ये, आपको तो गुस्सा आता है, अरे गुस्सा आता है तो क्या इंसान हो भाई? तो एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा ये सेवा है, हाँ मेरी ये सेवा है, मुझे सेवा करना है, ठीक है बस। उसके अलावा अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको मैं ये हक दूं कि आप मुझे गुरु बुलाएं, आप मुझे ये समझे कि मैं भगवान हूं, वो भैया कोई मैं गैंगस्टर हूं? क्योंकि मुझे अगर गुस्सा आएगा तो आएगा, अगर मुझे वाइन पीना है तो पीना है, अगर मुझे मंदिर नहीं जाना है तो नहीं जाना, अगर जाना है तो जाना है। एज ए टीचर आप मुझको उंगली उठा के ये मत बोलो कि तुमने ये किया, ये नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था या वैसा करना चाहिए था, वो मैं कभी होने नहीं दूंगा। तो आप टीचर हो, आप गुरु नहीं हो, क्योंकि जैसे देखा जाए स्कूल के टीचर होते हैं, अब जब जितनी देर 8 घंटे वो स्कूल में है वहां वो टीचर है, उसके बाद उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो जो भी करे। exactly. आप अपने आप को गैंगस्टर क्यों बुलाते हो? वही मैंने बोला ना कि आप मुझे गुरु बनाना चाहते हैं, मैं उसका ऑपोजिट नाम दे रहा हूं आपको, ताकि आप मुझसे कोई अपेक्षा रखो ही मत। एक्सपेक्टेशन खत्म करने के लिए कोई खत्म कर दो। सीखने आओ मेरे पास, अगर सीखना है तो। फिर अगर सीखना चाहते हो तो आओ, मोस्ट वेलकम। आप कुंडलिनी योगा सिखा रहे हैं लोगों को, क्या होता है कुंडलिनी योगा? हर एक इंसान के अंदर इस जन्म के और पिछले जन्म के दुख, क्रोध, पीड़ाएं जो भरी होती हैं, जो सोल आत्मा के अंदर जो भरी होती हैं, उन्हें आप कैसे निकालोगे? अगर आप योगियों को देखो, ऋषियों को देखो, तो वो तपस करते हैं। उस तपस से ये जो आपके अच्छा पाप भी होते हैं, कर्म भी होते हैं, उनको धोने का तरीका क्या है? जो आप बॉडी डिटॉक्स करनी है तो आप आयुर्वेदा करते हो, हाँ आप 14 दिन जाके हॉस्पिटल में पंचकर्मा करते हो, विरेचन करते हो, बस्ती करते हो, तो आपके सब जो बॉडी के पाप हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन होना है वो हो जाता है। आपका सोल कैसे डिटॉक्स होगा बताओ? योगा से नहीं होगा, मेडिटेशन से भी नहीं होगा, फिर कुंडलिनी योगा से ही होता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैंने सब करके सब ट्राई किया। मैंने 14 साल का था तब खुद के पैसे देके सिद्ध समाधि योगा कोर्स किया 21 दिन का। सबसे यंग स्टूडेंट रहा था मैं, शायद मेरे से यंग कभी कोई किसी ने खुद के पैसे से, खुद के कमाए हुए पैसे से कभी ज्वाइन नहीं किया होगा वो सिद्ध समाधि योगा का। लास्ट में जंगल में रहना था 4 दिन, वो भी किया सिद्ध समाधि योग में। फिर मेडिटेशन भी किया, विपासना भी किया, योगा अलग अलग टाइप के, भले आप अयंगर योगा बोलो, हथ योगा बोलो, सब किया। लेकिन मेरा क्रोध, मेरा दुख, मेरी तकलीफ कहां से गई? कुंडलिनी योगा से गई। क्या होता है इसमें? आपके आत्मा के अंदर जाके ये सब कूड़ा करकट जो है उसे ऐसे पकड़ के बाहर निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी जल्दी कुंडलिनी योगा इफेक्टिव होता है, मैंने आज तक इतना, मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूं, मैं तो अपने आप को रिसर्चर बोलता हूं, मैं तो सीखते रहता हूं, मैं तो अभी भी सीख रहा हूं कि और इससे इफेक्टिव क्या है जो आपको एक, जो जैसे बोलते हैं हेवन ऑन अर्थ, जो आपको एक स्वर्ग दिखा सके। मेरे को तो आज तक कुछ मिला नहीं, शायद आगे मिलेगा तो आपको वापस पॉडकास्ट करके आके बताऊंगा कि भाई कुंडलिनी योगा छोड़ो, ये बेटर है। अभी तक तो कुछ नहीं मिला मुझे, 12 साल एक्सपीरियंस क्या आप वही सिखा रहे हो, बट मेरे को एक बार समझाओ मतलब कुंडलिनी योगा मैं अगर करना चाहूँ, सीखना चाहूँ, उसमें करते क्या है? उसमें मंत्र होते हैं, उसमें क्रियाएं होती हैं, उसमें मुद्राएं होती हैं, आपको मुद्रा जो नो, और लॉट ऑफ शेकिंग। मतलब जैसे जब आप शेक करते हो ना बॉडी को, भले म्यूजिक में करो या नेचर में करो, तो साइंटिफिकली अगर समझ के करो कि कैसे करना है, क्यों करना है और उसके बाद क्या करना है, अगर ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई तो ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा, मुद्रा का, मंत्र का, ये सब जो कॉम्बिनेशन है, 1 घंटे की क्लास में जो बेनिफिट्स आपको देखने मिलेंगे थोड़े ही समय में। मेरी तो पूरी लाइफ चेंज हो गई एक ही क्लास में। एक क्लास में जो मैं गया, ऋषिकेश में क्लास हो रही थी, जो विजय आनंद उस क्लास में गया था,
और जो विजय आनंद उस क्लास से बाहर निकला वो दो अलग इंसान थे। एक क्लास थी, वो 1.5 घंटे की क्लास थी। उसमें आपने कुंडलिनी योगा सीखा था? वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कुंडलिनी योगा। क्या उसमें आपका पास्ट का कोई ऐसे ट्रॉमा, हर्ट, नेगेटिव फीलिंग्स भी हील हो गई थी? मुझे सिर्फ इतना याद है कि 2 मिनट के बाद मैंने रोना शुरू किया था और 1.5 घंटे तक कंटिन्यूस रोया था। 1.5 घंटे आप रोए? अब कोई दुख तकलीफ नहीं, ऐसी नहीं कि मैं कोई दुखी आत्मा बन के बेचारे गरीब के जैसे अंदर गया था। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ इसी तरीके से गया था। ऐसे कोई पीड़ा या ये नहीं था, लेकिन जो पीड़ाएं आप अंदर दबा के रहते हो कि आपके बचपन में क्या हुआ था, वो जो पीड़ाएं आपको लगता है आप भूल गए, आपकी आत्मा नहीं भूलती। Your soul doesn't forget, and that's why the soul needs to heal. तो मेरी जितने भी कोर्सेज हैं उन सब उनका नाम है हील। अभी हील, ये हील वो अलग हो गया, लेकिन हील इज द कोर ऑफ द फिलोसफी ऑफ व्हाट आई ट्राई टू डू टू यू। बिकॉज आपका ऑरा होता है, अगर वो ऑरा आपका पीड़ित है, अगर उसमें उसके कलर क्या है वो इस पे डिपेंड करता है, ऑरा का कलर, कि आपके अंदर कितना दुख, कितनी पीड़ा, कितना डिटॉक्स करने की जरूरत है आपको। वो उससे आपका एक लुमिनोसिटी होती है आपके ऑरा में, या तो गंदगी होती है ऑरा में। और अगर आपके ऑरा में गंदगी है तो लोग आपको देख के भाग जाते हैं। और जो आकर्षण आपको चाहिए, आपको लगता है यार मर्सिडीज खरीद ली मैंने, गुच्ची खरीद ली, पराडा खरीद लिया, YSL का बैग, लुई विटॉन खरीद लिया, तो लोग मुझसे अट्रैक्ट होंगे। अरे कुछ नहीं अट्रैक्ट होता। वाह वाह करके सीधा जैसे आप मुड़ोगे गाली देंगे आपको। अट्रैक्ट आपसे वो होगा जो आपकी ऑरा को देख के आकर्षित हुआ, आपके फेस को देख के उनको लगा कि यार इस आदमी को हेलो बोलना चाहिए, इससे दोस्ती करनी चाहिए। तो ऑरा रियल होता है? हाँ। कैसे देख पाते हो ऑरा? लाइक मैं अगर बैठी हूँ, मैं लोगों से मिल रही हूँ, कैसे देखूं मैं उनका ऑरा? मुझे कैसे पता चलेगा इनका ऑरा अच्छा है या बुरा है? बहुत इजी है। कैसे? हम लोग को ये लगता है कि दूसरों का ऑरा स्टडी करना वो एक साइंस है, वो कैसे सीखूं? तो उसमें जोक क्या पता है कि इसमें स्टडी खुद का ऑरा करना होता है। द डे यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, हु यू आर, व्हाट योर लाइफ पर्पस इज, जब आप अपने आप को समझोगे, जिस दिन आपने अपने आप को पूरी तरह से समझ लिया, आपको किसी और को स्टडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपके सामने कोई आदमी आएगा, 1 सेकंड में आपको उस आदमी की हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोग्राफी सब समझ में आ जाएगी। चैलेंज के साथ बोलता हूं, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये जो ऑरा है, किसी और का ऑरा स्टडी करने के लिए आपको सिर्फ अपने आप का ऑरा समझना है। किसी और के ऑरा को आप स्टडी कर ही नहीं सकते। जब आपको अपना ऑरा समझ में आएगा, जो भी आदमी कहीं भी कभी भी आपके, अच्छा सामने तो दूर की बात है, पीछे सब जब कोई आदमी जाता है ना, मुझे पता लगता है कौन गया। उसकी कहानियां हैं अलग अलग। तो अपना ऑरा कैसे स्टडी करूं मैं? कुंडली नहीं होगा। कुंडली नहीं होगा, उसमें ऑरा भी सिखाते हैं स्टडी करना? कुछ नहीं सिखाते, उसमें सिर्फ आपको हील करते हैं। जैसे ही आप हील होगे, अच्छा एक और ट्रिक है उसका, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। ट्रैवलिंग, क्योंकि आज जैसे मैं 95 कंट्रीज जा चुका हूँ। अब 95 कंट्रीज आपको लगेगा वाह कितनी, मतलब बहुत हो गया। अभी मेरा जो लास्ट ट्रिप जो था, जो पिछले महीने में वापस आया हूँ, मैं 90 डेज ट्रैवल करा था 12 कंट्रीज में, ठीक है। और 12 कंट्रीज कैसे? टर्की, कोलंबिया, पेरू, लीमा, चिले, ग्वाटेमाला, बेलीज, इस तरह की 12 कंट्रीज, पूरी सब मिला के 12 कंट्रीज में मैं था। और 90 डेज में बाहर था, जहां पे स्पेनिश बोलते हैं, खाने का पता नहीं, रोड क्या है। तो द फिलोसफी इज यू पुट योरसेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर यू लूज योरसेल्फ, एंड इन द मोमेंट व्हेन यू हैव टोटली लॉस्ट योरसेल्फ, दैट इज द स्पेस वेयर यू फाइंड योरसेल्फ एंड हु यू रियली आर। समझ रहे? तो लोग बोलते इतना ट्रैवल करता है यार ये आदमी। फिर मेरे को पूछते तुम्हारा गुरु कौन है? अरे कोई गुरु नहीं है, मेरी ट्रैवलिंग ही मेरी गुरु है। जितना आप ट्रैवल करोगे उतना आपका दिमाग खुलेगा, उतनी आपकी आत्मा खुलेगी, उतना आपका ऑरा शाइन करेगा। अब बोलो मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, कलकत्ता चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, मद्रास चले, उतने तो पैसे हैं। मेरे पास जब पैसे नहीं थे मैं ST बस में बैठ के चले जाता था। ST बस में बैठ के ट्रैवलिंग किया मैंने इंडिया की, जब पैसे नहीं होते थे। बट ट्रैवल किया, ट्रैवल तो किया, खूब किया, अभी भी करता हूँ। अभी वापस आया पिछले महीने,
अभी 27 तारीख को 4 दिन के बाद आई एम लीविंग फॉर सिंगापुर एंड बाली. सिंगापुर 8 बार जा चुका हूँ, बाली 15 बार जा चुका हूँ, वापस जा रहा हूँ. क्या करने? कुछ नहीं. आप जब ट्रैवल करने जाते हो पूरा आइटनरी प्लान करके कुछ जाते हो आइडिया नहीं या होती. सीधा? मेरा एक दिन भी प्लान नहीं होता. ये जो मैंने आपको 90 दिन की ट्रैवल बताई, 12 कंट्रीज की ट्रैवल बताई, एक कंट्री प्लान में नहीं थी. जिस दिन सुबह उठा उस दिन डिसाइड किया कि और यहाँ पे रुकना है कि अगले दिन किधर और जाना है. होटल भी नहीं बुक किया? अरे होटल तो कभी कभी एयरपोर्ट पे उतर के बुक किए हैं मैंने. मतलब सपोजिंग आई एम गोइंग टू अर्जेंटीना. अर्जेंटीना में वो तो ऐसा हो गया था कि इतना लास्ट मिनट हुआ कि फ्लाइट एयरपोर्ट होटल बुक करने का टाइम ही नहीं मिला. अर्जेंटीना एयरपोर्ट पे लैंड किया और फिर एयरपोर्ट से मैंने होटल बुक किया. तो वो भी होता है मेरे साथ. तो इतना स्पॉन्टेनियस ट्रैवल होता है. ये अनसर्टेनिटी से एंजाइटी नहीं होती? अनसर्टेनिटी ही जीवन का रस है. उसमें सुख अनसर्टेनिटी में ही है. ये जो सर्टेनिटी होती है, जिसे मैं पैराशूट बोलता हूं कि सर्टेनिटी चाहिए. ये उम्र है, यहाँ पे ग्रेजुएशन होना है, यहाँ पे डॉक्टरेट करनी है, डॉक्टर की डिग्री चाहिए, उसके बाद ये हॉस्पिटल में जॉब होगा, उसके बाद ये फिर रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट के बाद मैं एंजॉय करूंगा. वो सर्टेनिटी आपकी जीवन को कुचल देती है. अनसर्टेनिटी में ही जीवन का रस है. अनसर्टेनिटी कल क्या होगा मुझे नहीं पता. अब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, मुझे क्या पता नहीं क्या होगा. वो जो अनसर्टेनिटी है उसमें जो एक रस है जीवन जीने का, वो जो उसे व्यतीत करता है, जिसने शहद को चखा वही जानेगा कि शहद का रस क्या होता है. अब मैं समझाने क्या बैठूं आपको कि क्या है. जो यंगस्टर्स अनसर्टेनिटी से ही डरते हैं, अब मैं भी खुद 20s में हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, और हम मेरे सारे फ्रेंड ग्रुप में, कजन ग्रुप में एक ही डर है करियर को लेके. अभी कई लोगों का करियर नहीं बन पा रहा, कई लोग उतना कमा नहीं पा रहे जितना कमाना चाहते हैं. वो एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही. वो कहते हैं ना 25 में नौकरी मिल जानी चाहिए, कई लोगों को मिली नहीं है उतनी. और उस चीज़ की घबराहट में मैंने इतने लोगों को डल होते हुए देखा है. मैंने खुद इतना, मतलब एक टाइम था जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, एक अनसर्टेनिटी थी, चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, व्यूज़ नहीं आ रहे, रीच नहीं आ रही, बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा. इतना पैसा लग चुका है. बट वो अनसर्टेनिटी से फिर उस एंजाइटी से करियर की, उससे कैसे करे. मतलब आप कोई मैसेज दीजिए उन यंगस्टर्स को कि ये करियर के डर से, इस डरावना सफर जो है जिसमें पता नहीं कहाँ जाए, कैसे करे, उनके लिए एक मैसेज क्या है? मेरे ट्रैवल्स में मैं एक कंट्री में था और एक रेस्टोरेंट में गया. रेस्टोरेंट के बाहर एक लड़का खड़ा था. रेस्टोरेंट का कोई एक मुलाजिम होगा, उसके हाथ में एक ट्रे था. आपको उस ट्रे से कुछ टेस्ट करने के लिए चाहिए तो आप ले सकते हैं. तो यंग लड़का होगा, 18-19 साल का. बट उसकी आंखों में जो मैंने एक दुख देखा कि कोई जिसका कोई फ्यूचर नहीं होता ना, जो एक खालीपन होता है फ्यूचर का, ब्लैंकनेस होती है, वो देख के मुझे ऐसे ये हो गया है ना, ऐसे मेरे दिल को लग गया कि ऐसे लोगों को, क्योंकि मैं भी बहुत ही गरीब फैमिली से आया हूँ. हम लोग के पास 1 रुपया नहीं होता था ब्रेड खरीदने के लिए. आज जो मैंने जो सक्सेस देखी है, जो एक फाइनेंशियल सक्सेस बोलो, प्रॉस्पेरिटी बोलो, कोई भी वर्ड आपको यूज करना है, वो जो लेवल पे सक्सेस मैंने आज देखी है यहाँ से नीचे. मैं मुंबई की लोकल ट्रेन में 1 रुपए का साबुन बेचता था और 10 पैसे बचाने के लिए, बस के जो 10 पैसे होते हैं वो बचाने के लिए माहिम से बांद्रा चल के जाता था ताकि मेरे 10 पैसे बच जाएं. तो वहां से लेके यहाँ तक मेरी जो जर्नी है, उसमें मैंने क्या सीखा जो मैं लोगों को सिखा सकूं, ताकि वो जो लड़का था जो एक ट्रे के ऊपर खाना बेच रहा था, उसके आंखों में जो दर्द, जो दुख, जो एक ब्लैंकनेस और एक होपलेसनेस जो मुझे दिखा, वो मैं लोगों को कैसे सिखाऊं कि आप इतने सक्सेसफुल हो सकते हो, आपको निराश होने की जरूरत नहीं. उसके लिए मैंने ये बुक लिखी, प्रॉस्पेरिटी कोड. इस बुक में वो सारे लेसन हैं जो मैंने बचपन से लेके आज तक यूज किए, जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ. और मुझे ये लगता है, मेरा ये यकीन है कि हर एक इंसान के अंदर वो एक फितरत है कि वो सक्सेसफुल हो सके. लेकिन वो जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला किसी को नहीं पता. अब होता क्या है, जैसे मेरे साथ हुआ, जो मैंने कहानी एक बार पहले भी शेयर की थी मेरे इंस्टाग्राम पे, कि मेरे भाई आए, मुझे पता पैसे कैसे कमाना है. मैंने क्या मेरे से क्यों? बोले नहीं, तूने 18 साल की उम्र में खुद का घर खरीद लिया, मुझे बता. मैं बोला तू मेरे से 2 साल बड़ा है भाई. नहीं मुझे भी सीखना, मुझे सिखा. तो मैं बोला योगा ज्वाइन कर. बोला योगा पैसे से क्या कनेक्शन है? तो बोला लिखो. तो बोला लिख लिया योगा.
फिर मैंने बोला ये किताबें हैं, 5 किताबें, इनको पहले पढ़ो। किताबों से क्या होगा, मुझे पैसे कमाने हैं। हाँ. फिर मैंने बोला कराटे ज्वाइन करो, कराटे से क्या होगा। फिर मैंने मतलब जो भी मैं बोलता गया। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग सीधा चले जाते हैं पैसे कमाने। लेकिन मैं अभी 56 का हूँ, आज भी सीखता हूँ। अगर आपने ये समझ लिया कि मैं जितना ज़्यादा सीखूंगा, जितना मेरा नॉलेज बढ़ेगा, जितनी मेरी विजडम बढ़ेगी, उतना मेरा पावर बढ़ेगा। लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपके पास खींचते हुए चले आएंगे। वो जो एक विजडम का ऑरा होता है ना, वो सक्सेसफुल ऑरा होता है। आप सरस्वती को लाओ, लक्ष्मी जी साथ में आती हैं। करेक्ट. तो जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, उसके अलावा ये तो हो गया मेन ढांचा इस बुक का। लेकिन छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं कि आप ये करो तो ये सीखने मिलेगा, वो करो तो आपको ये बेनिफिट होगा। आपने अगर कपड़े अच्छे पहने, आपकी जो आपकी औकात है, आपकी जो एक बजट है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसके हिसाब से अगर आपने इतने अच्छे कपड़े पहने तो उसका ये बेनिफिट है। कुछ लोगों को वो समझ में नहीं आता। उनको आप इंटरव्यू के लिए बनाओ तो कुछ भी ऐसे शर्ट के ऊपर दाग लगी हुई है, कुछ भी पहन के चले आते हैं। मैंने बचपन से, जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं 40 रुपए लेके फैशन स्ट्रीट जाके वहां से शर्ट खरीद के लाता था। आज अगर मेरे पास पैसे हैं तो आप बोलो कि कितना महंगा जूता है या कितनी महंगी शर्ट है, कितना महंगा हो सकता है, वो सब है मेरे पास। तो कपड़े में क्या है कि जो आपको एक सक्सेस के लिए आपको जो एक अट्रैक्शन जो होता है ऑरा का, उसमें क्या कनेक्शन है। ये ऐसे 50 चैप्टर्स हैं इसमें, अलग अलग चीज़ों की। तो आपका जो एक सवाल था कि जो एक यंगर जनरेशन है, जो एक होपलेसनेस फील कर रही है, एक लॉस फील कर रही है कि फ्यूचर क्या है, कैसे बनाना है, वो सब आंसर इस बुक में, सबका जवाब मिलेगा। और जो आपने बात कही ना, बहुत सही कही कि जो करियर में ऐसे लॉस्ट फील कर रहे हैं ना, सरस्वती को लाओ लक्ष्मी आएगी। ये बात में मैं बड़ा बिलीव करती हूँ। हाँ। जो अपने करियर में इंजीनियर है, गोलगप्पे वाला है, सेलिब्रिटी है, कोई भी है, ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, हर करियर में आप एक्सेल ही तभी करते हो जब आप अपने उस फील्ड में बेस्ट होते हो। बेस्ट कब होते हो? जब आपके पास उस फील्ड की बेस्ट नॉलेज होती है। मुझे कोई नहीं बीट कर सकता मेरी फील्ड में। मैं एज अ प्रोफेशनल, आप शायद जानते नहीं होंगे, साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। मेरी साइकोलॉजी की नॉलेज को मैं मानती हूँ नहीं बीट कर सकता कोई। और यही चीज़ मेरे थेरेपी सेशंस में दिखती है लोगों को। कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि पढ़ाई इतना काम नहीं आती है करियर में। जब आप उतरते हो, जो आपने पढ़ा हो वो डायरेक्टली काम नहीं आएगा, बट वही पढ़ाई और वही नॉलेज जो आपको कॉन्फिडेंस देगी, जो आपको एक बेस देगी, फाउंडेशन देगी, वो नहीं मिल सकती सिर्फ एक्सपीरियंस से। उसके लिए आपको कुछ साल मेहनत करनी पड़े, चाहे एक्सपीरियंस के साथ पढ़ो, बट पढ़ो, सीखते रहो। और वही चीज़ जो आपने पॉइंट का, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये चीज़ कंफर्ट देगी कई बच्चों को ये सुन के, अभी कंफर्ट देगी, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि ये ही रियलिटी है। मतलब सुन के इसको अनदेखा मत करो, इसके ऊपर अमल करो पूरा जीवन। अच्छा, आपको मालूम है लॉन्जेविटी का सीक्रेट क्या है? क्या है? तो लोग मेरे को बोलते हैं आप 56 के दिखते नहीं हो, आप कौन सा क्रीम लगाते हो, क्या करते हो। जो आपके अंदर सीखने का जो भाव होता है ना, वो आपको यंग रखता है। आपको मालूम है, जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उस दिन आप बुढ़े होने से चलो शुरू हो जाते हो। क्योंकि जो एक हंगर होती है, जो भूख होती है सीखने की, जैसे कि अब मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ। मेरा सुबह सुबह उठता हूँ, जैसे नहाने गया, जो भी कर रहा हूँ, मेरा एक पॉडकास्ट चालू होता है, उसमें स्पेनिश सीख रहा हूँ। जब मैं अभी मैं आपको बोला 12 कंट्रीज में गया, आई वाज टॉकिंग इन स्पेनिश ओनली, तो वो भी स्पेनिश सीख रहा हूँ। सीखने का जो एक सुख है, जो उसका एक बेनिफिट ये है कि इट कीप्स यू यंग। वो आपके ब्रेन को कितना स्टिमुलेट करता है, ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। आपकी जो एक रीवायरिंग होती है ब्रेन की, आपको ये बूढ़ा होने से बचाता है। आपको मालूम है? तो लॉन्जेविटी का सीक्रेट आप कह रहे हो इज लर्निंग। ये मैंने पहली बार सुना है। मैं ब्यूटी का सीक्रेट बताऊं? क्या? अब सीक्रेट की बात हो रही है तो क्या? लविंग। आप जितना प्यार दोगे, खाली मम्मी पापा अंकल आंटी वैसे नहीं, सबको जितना अंदर आपके अंदर फाउंटेन ऑफ लव, अनाहत चक्र जिसको बोलते हैं, अगर आपका अनाहत चक्र इज एक्टिव एंड यू ऑलवेज लविंग नेचर, लविंग एनिमल, लविंग बर्ड, लविंग, एक जैसे होता है ना प्रेमानंद नाम, जैसे सबसे प्रेमानंद, प्रेम अगर आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है,
आपका स्किन शाइन करना शुरू हो जाएगा। वो एक फ्लो बन जाता है ग्रैटिट्यूड का, लव का, वैसे बाहर निकलता है ऐसे, और वो आपको सुंदर और आकर्षित बनाता है। आप कुछ लोगों को देखो, देख के ऐसे लगता है कि भागो ऐसे, हाँ ऐसे लिप्स नीचे होता होंगे, है। ऐसे आंखें ऐसी होंगी, और कुछ लोग ऐसे देखते हैं उनके फेस के ऊपर एक स्माइल होगा नहीं होगा, शाइन लेकिन होगा, एक वो उनको देख के लगता है यार, वही ऑरा हो गया। तो ऑरा वैसे ही बनता है। दो चीजें हैं ऑरा के लिए, लव, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड भी ओ ग्रैटिट्यूड तो सबसे पावरफुल है। ऑरा के लिए। ग्रैटिट्यूड ऑरा के लिए रामबाण है। मतलब ग्रैटिट्यूड के ऊपर कुछ है ही नहीं। अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है कि आज मेरे पास ये है, ये है, ये है, शुक्रान। अगर आपके अंदर वो है, अगर आपके पास हमेशा ये है कि मेरे पास ये नहीं है, वो होता तो अच्छा होता, आज मेरे पास मर्सिडीज है, बेंटली होती तो और अच्छी होती, आज मेरे पास गुची है, एलवी होता तो और अच्छा होता। अगर आप यही रोते रोते कुड़ 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 करते रहोगे तो आप कभी आकर्षित हो ही नहीं सकते। आपके अंदर कभी वो एक पीस ऑफ माइंड, ब्लिस, हैप्पीनेस, स्वर्ग, जो एक आपको ब्यूटीफुल होना है, चले जाओ ब्यूटी पार्लर जितना जाना है, आप कभी ब्यूटीफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक आत्मा अंदर से दूसरी आत्मा को एक सेकंड में देख के पहचान लेती है कि ये आत्मा अच्छी आत्मा है या नहीं है। अभी उसके ऊपर आपको जो भी विनियर लगाना लगा लो, जो भी आपको उसको एक ज्वेलरी पहननी है, जो करना कर लो, आत्मा को पता है कि ये आदमी ठीक है कि नहीं है। सही बात है, पहचान जाते हो आप। कई लोगों का तो इंट्यूशन बड़ा स्ट्रांग होता है, पहले से ही कह देते हैं इंसान सही नहीं है। बट मैं, आपने जैसे कहा आपकी फेस बहुत ग्लोइंग है, मैं कह सकती हूँ, अभी मैं आपको सामने से देख रही हूँ, ऑन कैमरा अलग बात होगी, आपका स्किन ग्लो करती है, आपकी स्किन लगती, मतलब आई डोंट सी रिंकल्स जो 50, आपने कितना बताया 56, इस एज में इतने रिंकल्स आ जाते हैं लोगों के। आई डोंट सी रिंकल्स ऑन योर फेस दैट मच, यू लुक सो यंग, यू हैव सो मच एनर्जी। क्या सीक्रेट है फिर आपकी ब्यूटी का, एक्सेप्ट फ्रॉम जो आपने कहा लविंग, ग्रैटिट्यूड, कुछ और भी आप ऐसा? टाइम पे सोना। सोना। अगर आप लेट सोते हो, बोला नहीं मैं तो थक के आया हूँ, अभी 9 बजे मेरे को खाना खाना है, मैं फिर अभी टीवी देखूंगा, मेरे को रिलैक्स करना है, तो अभी आप टीवी देख रहे हो 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे सोओगे, सुबह उठोगे अलार्म के साथ ऑफिस जाने के लिए, या लेट उठोगे। अगर आप दिल्ली से निकलो, आपको जाना है कश्मीर, लेकिन आप चल रहे हो कश्मीर की ओर, फिर बोलोगे यार दिल्ली हो, कश्मीर नहीं आया, कश्मीर नहीं आया, कश्मीर नहीं आया। आपको हेल्दी होना है, सुखी होना है, सक्सेसफुल होना है, तो उसका एक पाथ है, उसका एक रोड है। जैसे मैं बोला आपको कश्मीर जाने का, वैसे ही एक रूट है, मैप है। ठीक है। आपको जो करना है आपने किया, लेट खाना खाया, लेट सोए, लेट उठे, फिर कंप्लेन मत करो कि आप बीमार हो गए, आपको कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, फिर कंप्लेन मत करो, क्योंकि आपने कुआं देखा, कुएं में छलांग मारी, अभी उसमें आप डूब रहे हो, फिर रो मत, क्योंकि आपने कुआं देखा तो फिर कूद मारी उसके अंदर। तो टाइम पे खाओ। मैं 5:30 बजे डिनर करता हूँ, अच्छा। 6 बजे डिनर करता हूँ, बहुत लेट हो गया तो 6:30 बजे डिनर करता हूँ, और अगर मौका नहीं मिला खाने का तो नहीं खाता हूँ, लेकिन पेट के अंदर खाना रख के कभी नहीं सोता हूँ, भूखे पेट सोता हूँ। आप बोलोगे नींद नहीं आएगी, और ज्यादा अच्छी नींद आती है, ये आपका एक साइकोलॉजी है कि मुझे नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप खाली पेट सोए तो आपकी बॉडी फिर हील कर रही है, अगर आप खाली पेट नहीं सोए तो आपकी बॉडी खाने को डाइजेस्ट कर रही है, बहुत फर्क है दोनों। ये तो सुना है। ठीक है, बॉडी हील कर रही है। आप टाइम पे सोए 10 बजे, आपकी आंख ऑटोमेटिकली 4:30 बजे खुलेगी। अब उस टाइम पे आप दोस्तों को फोन नहीं करोगे, टीवी नहीं देखोगे, आप उस समय योगा करोगे, आप नीति करोगे, जल नीति, सूत्र नीति, आप कपालभाति करोगे, प्राणायाम करोगे, योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, जो चीजें आपको एक सर्केडियन रिदम और द कॉस्मिक पल्स, जो मैं बोलता हूँ कॉस्मिक पल्स होता है, ये आपका पल्स है, ठीक है। बुरी आदतें, जो एक सत्यानाशी की जो लाइफ होती है, डिबॉच लाइफ, वो आपको कॉस्मिक पल्स से बहुत दूर ले जाती है। मुझे पता है, क्योंकि मैं तो मीलों दूर था। मेरी जो जर्नी है वो सिर्फ कॉस्मिक पल्स के साथ अलाइन होने तक की ही थी। अब मेरा जीवन शुरू हुआ है जब मैं अभी पल्स के साथ जुड़ गया हूं, और जब आप जुड़ेंगे इस पल्स के साथ, तब आप समझेंगे, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि जीवन में स्वर्ग यहां पर है, मरने के बाद नहीं है। जो भी स्वर्ग या नरक है वो यहीं पर है। लाइफ के ऐसे पॉइंट तक कैसे पहुंचे जहां स्वर्ग मिल जाए? बहुत ही चीजें, सबसे बड़ी चीज तो कुंडलिनी योगा थी, और दूसरा ये कि अहंकार मत करो। हमेशा
ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ आम के पेड़ ਵਿੱਚ आम आंदा है तो पेड़ झुक जाता है। आम के पेड़ के ऊपर जब आम लग जाते हैं ना तो पेड़ विनम्रता से, ह्यूमिलिटी से झुक जाता है। हमेशा हम्बल रहो, कभी अहंकार मत करो किसी भी चीज का। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है चीजों का, लव, ग्रैटिट्यूड, ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी, एक झूठ बोलो उसकी वाइब्रेशन घूम के आपको आके लगती है। अगर आप किसी को चीट करो, आपने किसी को चीट किया, भले 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, लाख रुपया हो, करोड़ रुपया हो, आपने उसको जितने का चीट किया उसकी हेल्थ आपको ट्रांसफर हो जाती है। सही में मेरा एक्सपीरियंस है। कैसे, क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था? मैंने देखा है लोगों को जितना चीट करते हैं उतनी उनकी हेल्थ ऐसे खराब कट। हाँ, तो आप चीट कर लिया, पैसे गए, हेल्थ आ गई। तो आपको जितने भी चीट किया है उसकी हेल्थ आपको आ रही है, ये समझ लो आप। तो ये सब जो चीजें अगर आप पूरा इसका जो एक सिस्टम है वो समझ लिया तो अगेन आई एम सेइंग रिलीजन आपको यही बोलेगा कि जब आप गुजरेंगे, आप जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर या स्वर्ग है या नर्क है, कुछ नहीं, बकवास, सब ढकोसला है, सब इधर ही है। मुझे कि मेरे क्लास में किसी एक लड़की ने पूछा कैसे पता चलेगा कि मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगी या नर्क जाऊंगी। मैं अभी किधर हो, मतलब मैं बोला अभी आप सुखी हो या दुखी हो? बहुत दुखी हो। मतलब नर्क में हो? बोला हाँ। मैं बोला आपको क्या लगता है कि क्यों आप मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे? अगर अभी नर्क में हो तो मरने के बाद भी नर्क में ही जाओगे, मतलब अगले जन्म में भी आपको नर्क ही एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इसीलिए कर्म धो, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है, ये आपका चांस है कि आपके जो भी कर्म है उनको साफ करो। मतलब जैसी जिंदगी आप धरती पे जी रहे हो वही जिंदगी का जो कॉन्टेक्स्ट है। अब आप खुश हो तो खुशी मिलेगी आफ्टर लाइफ में, दुखी हो तो दुखी मिलेगी नेक्स्ट लाइफ। नेक्स्ट लाइफ मतलब आप कह रहे हो आफ्टर लाइफ नहीं है, अगली जिंदगी है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं खुद इसका प्रमाण हूं, मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूं। जो मेरे अंदर एक वैल्यूज थे, जो सिस्टम था मेरा, जिस माहौल में मैं पैदा हुआ वो बहुत ही अलग था। और जो वैल्यूज मेरे अंदर थे, जो पिछले जन्म के जो थे, वो बहुत ही अलग थे मेरे इकोसिस्टम से। और वो पहले के जो मेरे कर्म लेकर मैं आगे चला हूं, इसलिए मैं वो 1 रुपए जो साबुन बेचने वाला आदमी था, इसलिए मैं इस मुकाम पे आया हूं उन कर्मों से। इतना मतलब होशियार नहीं है। मेरी बीवी को पूछो, मेरी बेटी को पूछो, वो बोलेंगे, ये उनको बोले होशियार है, बोले नहीं होशियार नहीं है। वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल दाल बराबर। आपकी फैमिली का आपकी जर्नी को लेके क्या टेक है? क्या आपकी वाइफ है, आपकी बेटी है, वो क्या कहते हैं आपके लिए इस फिलॉसफी को लेके? 2 किस्म के झाड़ होते हैं। एक झाड़ होता है थोड़ी हवा ही गिर गया, एक झाड़ होता है जो 400 साल तक ऐसे टिका रहता है स्ट्रांग एकदम। हाँ। उसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि भले ही सुनामी आवे, भले ही भूकंप आवे, फैमिन भी आ जावे, पानी भी नहीं दो झाड़ को, लेकिन 400-500 साल तक ऐसे जड़ा रहता है। तो जो फाउंडेशन होती है लाइफ की, जिंदगी की जो फाउंडेशन होती है, वो होती है आपकी फैमिली। बिल्कुल। अगर आप इस जड़ को काट दोगे या इसको आप महत्व नहीं दोगे या आप इसको एक इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, आपकी लाइफ उस झाड़ की तरह रहेगी जहां पे थोड़ा भी हवा का झोंका है आप गिर जाओगे, थोड़ी भी धूप कड़क हुई आप सड़ जाओगे, थोड़ा भी पानी ज्यादा पड़ा तो आप गल जाओगे। जड़ को मजबूत करना है तो फैमिली, आपका जो बेस है, आपका फाउंडेशन है, उसको मजबूत करो। और लोगों को ये लगता है कि यार मैं तो करना चाहती हूँ लेकिन मेरा हस्बैंड नालायक है। वो एक्सक्यूज मत करो, क्योंकि अगर आप अपने अंदर बदलाव लाओगे, वो बदलाव लोगों में जो आपके आजू बाजू में है वो अपने आप आता है। आपको अपने आप को चेंज करना है, दुनिया लगी है दूसरों को चेंज करने। सही बात कि है। काश मेरा पॉलिटिशियन ऑनेस्ट हो जावे, काश मेरा पति ऐसा हो जावे, काश मेरी सास ऐसी हो जावे। होगा भी नहीं और कोशिश भी मत करो, अपने आप को चेंज करो। आपके आजू बाजू का पूरा एनवायरनमेंट ऐसे मैजिकली चेंज होगा। मेरा चैलेंज वो होता है ना, आप ही का ऑरा इफेक्ट करता है आपके एनवायरनमेंट को, वही चीज आ गई। जैसे आप हो वैसा आपका एनवायरनमेंट अपने आप अडेप्ट करेगा। उसे कहने का एक और तरीका है कि योर लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज इनसाइड ऑफ यू, योर बॉडी, योर हेल्थ, योर ऑरा। तो जो कुछ भी इधर है ये आपका माइंड एंड माइंड। तो जो भी आप हो, आपका माइंड, ऑरा, बॉडी, हेल्थ, स्टमक, जो भी है आपका इकोसिस्टम,
वही आपको बाहर दिख रहा है। अगर ये कचरा है पूरा, तो वही बाहर भी बाहर आपको गंदगी दिखेगी, बाहर भी आपको सब दुख दिखेगा, आपको सब तकलीफें दिखेगी। बिल्कुल। इसको पूरा इम्प्रूव करो, बाहर स्वर्ग अपने आप बन जाएगा। मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आपने ना मुद्रा के बारे में बात की है। तो एक हकीनी मुद्रा होता है ऐसे, हाँ, ये हकीनी मुद्रा मैंने इतने सक्सेसफुल लोगों को करते हुए देखा है। मतलब आप एलॉन मस्क को देखा है, दिलजीत दोसांझ को देखा है, विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी करते हुए देखा है। ये हकीनी मुद्रा कहा जाता है पावर को सिंबलाइज करता है, कॉन्फिडेंस आता है। क्या ये सच है? मुद्राएं क्या होती हैं? आपके अंदर जो भी नाड़ियां हैं उनको आप एक पर्टिकुलर तरीके से, जैसे कि अगर कोई मुद्रा जैसे जो भी हो, उसको आप पर्टिकुलर तरीके से अगर आप एक प्रेशर दोगे तो वो आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है। जैसे कि ये मुद्रा यहाँ से जो निकली नाड़ी, हाँ। ये आपकी जो पाँव है, जो लास्ट का जो टो फिंगर है, लास्ट की जो छोटी उंगली है, वहां तक कनेक्टेड है। इसके लिए योगा में कुछ कुछ आसन जो होते हैं वो करते वक्त समझ में आता है, जब आप उसको 6 महीने करो, 1 साल करो, 2 साल करो, कि आपने ये जो स्ट्रेच किया, आपको वहां पे प्रेशर समझ में आता है। तो सब कनेक्टेड है। तो मुद्राएं क्या होती है कि हर एक मुद्रा का एक अलग अलग बेनिफिट होता है। जैसे कि सबको पता है कि अगर आपको गैस ज्यादा हो गई, ब्लोटिंग हो रही है, आपको डकारें आ रही, तो ये वायु मुद्रा। जैसे आपने खाली ये उंगली को आपने दबा के रखा, अगर इसको आपने इसको ऐसे किया तो गैस अपने आप कम हो जाती है बॉडी में। अच्छा। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। ये आपकी जल की उंगली है, हाँ, इसको आपने इसके साथ कनेक्ट किया तो अगर आपके अंदर वाटर रिटेंशन है सपोजिंग, तो ये आपका वाटर रिटेंशन कम हो गया। वैसे ही जैसे गणेश मुद्रा है, आपको ऐसे लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत अड़चन है, बहुत ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कि आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, कुछ पड़ाव आ रहे हैं, आपको फ्री फ्लो नहीं मिल रहा है एक लाइफ सक्सेस का या हेल्थ का, तो ये गणेश मुद्रा है। इसको आप 10 मिनट कीजिए ओम गण गणपति नमः के साथ। तो हर एक मुद्रा का एक बेनिफिट होता है। और जो आपने बोला हकीनी मुद्रा, वो आपकी सारे जो तत्व हैं, जल, वायु, पृथ्वी, जो भी सारे तत्व हैं, वो पांचों तत्वों को आप इस तरह से कनेक्ट कर रहे हो, तो आपका एक ब्रेन का जो सर्किट है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है। हाँ। इसके लिए जितने भी ये करोड़पति अरबपति जो इलॉन मस्क हो गए, ये सब जो आपने नाम लिए, वो मीटिंग में ऐसे ही बैठते हैं ज्यादा करके। बिल्कुल। क्योंकि आपका एक ब्रेन का वायरिंग जो होता है, ये सब क्या है, ये वही घूम फिर के आप आते हैं एंशिएंट विजडम पर। जो एंशिएंट विजडम जो है, आज जो जैसे जो दादाजी कहते थे कि आप सोने के लिए जब दोपहर को आप अब खाने के बाद सो रहे हैं तो हमेशा ऐसे सो, ताकि आपका हार्ट पेट के ऊपर रहे, या लेफ्ट साइड के ऊपर, या लेफ्ट साइड के ऊपर सो, ताकि आपका जो पेट का ऐसे वाला शेप है, अगर आप राइट पर सोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो वो नाना जी कहते थे। वैसे हजारों चीजें, मेरी एक बुक जो मैं लिख रहा हूँ, वो उसका नाम है वेलनेस कोड। तो वो उसमें ये जो पुरानी चीजें जो 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, ये सारी सिस्टम और ये मुद्राएं भी उस बुक का एक हिस्सा है, उस नॉलेज, उस विजडम का एक पार्ट है, बहुत जरूरी पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। खाली हकीनी मुद्रा नहीं है, वैसे शंख मुद्रा है, सुरभि मुद्रा है, अभय हृदय मुद्रा है, बहुत सारी मुद्राएं जो जैसे मैजिक होता है वैसे काम करती हैं। मैं भी सीखना चाहूंगी इस बारे में, क्योंकि मुद्रा जब मैंने ये ना मैंने सबको देख के मैंने भी करना स्टार्ट कर दिया था। मैं भी ऐसे खड़ी हो जाती थी जब मुझे इतना सक्सेसफुल पॉडकास्ट है आपका, देखो काम कर रहा है। पर मैं कहीं ना ये सोचती थी, क्योंकि एक तो फीमेल, फिर थोड़ी यंग, तो मुझे होता था मैं अपने बड़ों से जब बात कर रही हूँ मैं ऐसे खड़ी हूँ ताकि मेरे एक स्टैचर दिखे, मैं भी उतने ही लेवल पे बात कर सकूं। आता है कॉन्फिडेंस, फील होता है, ये करते ही मुझे आया था, मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं नई नई मुद्रा मैं भी सीखना चाहूंगी, और अगर आप अपनी वर्कशॉप में सिखाते हैं या कोई बुक रिकमेंड करें जिससे मैं ये सारे मुद्रा सीख सकूं अपने हेल्थ के लिए, अपनी मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी मुद्राएं, मैंने अलग अलग मुद्राओं के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाए हैं मैंने। स्पेशली मेरी जो फेवरेट वाली हैं, जैसे अभय हृदय मुद्रा हो गया, शंख मुद्रा मेरा फेवरेट है, विशुद्धि चक्र खोल देता है। जो शंख मुद्रा है वो विशुद्धि चक्र को, हाँ, उससे क्या होता है? उससे एक आपकी जो स्पीच है, जो एक क्लैरिटी ऑफ स्पीच बोलो, थायराइड के जो प्रॉब्लम होते हैं या कंठ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं, सब सॉल्व हो जाते हैं। कैसे बनता है? बहुत सिंपल है। लेफ्ट हैंड लो, उसका जो थंब है उसको बाहर निकालो, फिर उसको पकड़ लो। अच्छा। और ये जो थंब है इसको बीच में ज्वाइन करो। शंख जैसे दिखता है कि नहीं? हाँ। है ना? अब उसको हार्ट के सामने रखो और ओम चांट करो। सिंपल है शंख मुद्रा। ये थ्रोट के लिए। और शंख की अगर बात करें तो हमारे घर में 3 शंख हैं, एक मेरा, एक मेरी वाइफ का और एक मेरी बेटी का। हम लोग रोज शंख बजाते हैं।
क्या बेनिफिट्स? अब यही जो मैंने बोला, जो पुश्तैनी जो एक 200 साल 300 साल पुराना जो ज्ञान है, जो विजडम है, जो सनातन धर्म जो बोलो आप, कि शंख बजाने से जो बेनिफिट्स हैं, एक जो वाइब्रेशन जो क्लीन होती है आपके घर की, एक जो आपके लंग्स को बेनिफिट है, जो एक प्राणायाम, एक टाइप ऑफ प्राणायाम हो गया, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो तीनों के अलग अलग शंख हैं हमारे घर में, और तीनों बजाते हैं नहाने के बाद सुबह को रोज। उस वाइब्रेशन से पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आपको कितना पॉजिटिव करना है लाइफ को, आप डिसाइड करो। कुछ 2-4 तरीके बताओ पॉजिटिविटी के लिए। एक हो गया, हर सैटरडे को हम लोग बाल्टी में नमक लेते हैं, इतना झाड़ा नमक डाल के को मिला के फिर उससे नहाते हैं। अच्छा। तो उससे ऑरा साफ होता है। सी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। तो उससे आपका ऑरा साफ होता है। जो भी नेगेटिविटी होती है, बुरी नजर होती है, वो सब तो हर सैटरडे करते हैं। अमावस के दिन सॉल्ट लेते हैं, इतना इतना, घर के हर कोने में हम लोग वो सॉल्ट डालते हैं। तो उससे जो भी नेगेटिविटी है, बुरी नजर, अगेन वो सब आपकी साफ होती है। फिर घर को साफ सुथरा रखना, घर का जो एंट्रेंस है आपका, वो एंट्रेंस आकर्षित होना चाहिए। उसके बाद आप चप्पलें रख रहे हो, पुराने बर्तन कोई सड़ा हुआ सामान रखा हुआ है, वो नहीं। घर आपका बाहर से भी सुंदर होना चाहिए। फिर जब अंदर आओ, अभी मैं कल किसी के घर में गया, इतना सामान, कूड़ा करकट, पुरानी चीजें, पुरानी किताबें, ऐसे लग रहा था किसी भंगार वाले का दुकान है तो वो घर में सुख हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। आप गरीब हो ना, ठीक है, कूड़ा करकट रखने की क्या जरूरत है? आपकी वो बोतलें पड़ी हुई है, कोई विस्की की बोतलें शोकेस में रखी हुई है, भर भर के, पुरानी किताबें पड़ी, न्यूज़पेपर नहीं फेंकते आप, वो पड़े हुए हैं, गंदा है, झाड़ू नहीं किया हुआ। अब उस घर में क्लेश, दुख, तकलीफें, हेल्थ की प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एक पॉजिटिविटी को आपसे दूर ले जाती हैं, जो नेगेटिविटी आपकी ओर लेके आती हैं। और उसी तरह से बहुत सी चीजें जो आप करो, अब क्रिस्टल्स हो गया, जैसे कि टाइगर्स आए हैं, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। जो क्रिस्टल, जैसे कि अगर आप, ये ऑफिस है आपका, एक छोटा सा पायराइट ले लो, आप उसको ऑफिस में डालो, मनी के लिए होता है वो, पैसे के लिए। हाँ। और ये साइंस है, ये ऐसे अंधविश्वास नहीं है, ये साइंस, मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैंने खुद ने पहना हुआ है। तो अगर आपके पास ओरिजिनल, अभी में चाइनीज बहुत आते हैं, लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल सोर्स है ये सब खरीदने का, हाँ, तो आप क्रिस्टल्स लो। तो पॉजिटिविटी के लिए थोड़े महंगे आते हैं, बट उनका वैल्यू होता है। तो छोटा ले लो। मैंने इसीलिए नमक क्रिस्टल से ये लिया, वहाँ ओरिजिनल मिलते हैं। हाँ, तो मुझे भी लेना है नमक क्रिस्टल से, मैं भी आऊंगा नमक क्रिस्टल के पास। बट मैं बहुत बिलीव करता हूँ क्रिस्टल में। और क्रिस्टल के साथ साथ, जैसे कि अगर आपके ग्रहों के हिसाब से अगर आपको हीरा पहनना है, या पन्ना पहनना है, या मोती पहनना है, वो आप पहनिए उसको, एडवाइस लेके। और ये अंधविश्वास नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये मैं खुद महसूस एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। इट इज अ साइंस। मैं इसकी अपनी स्टोरी बताऊं आपको? हाँ। मेरी हेल्थ बहुत खराब रहती थी, बहुत ही ज्यादा रहती थी ऑनेस्टली। मतलब मैं हर महीने कोई ऐसी बीमारी आ जाती थी, समझ नहीं आता था। मेरे घर में मम्मी परेशान रहती थी इस बात को लेके। यही क्रिस्टल सजेस्ट किया था, यूनाकाइट कहते हैं इसे। हाँ। टच वुड, हेल्थ इश्यूज नहीं आए, रुक गए अपने आप। बहुत रेयर, बहुत छोटे इश्यूज आ रहे हैं, और पूरी लाइफ मैंने हेल्थ इश्यूज देखे हैं। तो कुछ तो पावर होगी, और ये नेचुरल अर्थ की पावर है ना, नेचुरल पावर्स है ये। नहीं है, पावर है, पक्का है, 100%। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूं सर, क्योंकि आपने अभी ग्रैंड पेरेंट्स के नुस्खे बता रहे थे, जैसे हम ये करते थे, पास डाउन हुआ है जनरेशन से। हम सबकी फैमिली में ना, हर किसी के दादा दादी या नाना नानी ने कुछ नुस्खे बताए हुए हैं जो पास डाउन हो रहे हैं, और हम अभी तक कर रहे हैं। आपके दादा दादी या नाना नानी ने ऐसा कोई नुस्खा जो आप आज तक कर रहे हो? 2-3 है। एक तो ये है कि लक्ष्मी चंचल होती है, उसको आप जितना पकड़ने की कोशिश करोगे ना, उतना आपसे दूर भागेगी। अग्रीड। तो ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ़ों की, गधों की तरह जाके खर्चा करना शुरू करो, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश मत करो कि आप बैंक में बचा रहे हो, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, मुझे खर्चा नहीं करना, मैं अगर टैक्सी से जा सकती हूँ तो नहीं, मैं बचा के बस से जाऊंगी। हाँ, वो अगर आप करोगे तो लक्ष्मी बोलेगी यार इसके पास सड़ जाऊंगी मैं। तो लक्ष्मी चंचल होती है, उसे समझदारी से उसे फ्लो करने दो, अच्छी तरह से समझदारी, किसी का भला हो। अगर आप यू स्पेंड इट, मोर विल कम। इफ यू स्पेंड, गॉड विल सेंड। यस। मुस्लिम कहते हैं या अल्लाह खर्चे बढ़ा
आमदनी बढ़े, वो भी सुना है। तो एक तो वो सीख है। दूसरा हेल्थ के लिए सीख सबसे बड़ी बोलते हैं शतपावली, मतलब आपने खाना खा लिया उसके बाद आपको 100 कदम चलने हैं। तो 100 कदम तो नहीं होता, हम लोग 20 मिनट आधा घंटा हम लोग चलते हैं रोज रात को खाने के बाद, तो वो एक बहुत जरूरी है। अच्छा। और हाँ, और एक वो भी जो मैंने पहले बताया कि आपका हार्ट दोपहर के टाइम अगर आप विश्राम कर रहे हैं तो पेट के ऊपर होना चाहिए, पेट के लेवल में आप सीधा फ्लैट कभी मत सोना, या तो अगर आपको लेटना ही है तो लेफ्ट साइड में सोना, राइट साइड में मत सोना। तो ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं। सुबह जल्दी उठो, जो हम लोग बोलते हैं अमृत वेला, कि जब सूर्यास्त हुआ उसके पहले आपको उठना है। 4 बजे। 4 बजे मत उठो, तो लोग सुन के डर जाएंगे। 5 करो, 10:30, लेकिन जब सूर्य बाहर आया तो सूर्यदेव के पहले आपको उठना है, ताकि आप सूर्यदेव को आप जल चढ़ाओ। वो भी एक नुस्खा है कि आप एक लोटा जल लो और सूर्य के सामने डालो, तो उसका जो एक प्रिज्म जो आपको एक आता है, उसका एक ऑरा क्लीन करता है। हाँ। बहुत ब्यूटीफुल, हाँ बहुत पावरफुल है। शंख बजाओ, बहुत है ऐसी बहुत सारी चीजें। नाक में घी डालना, नेवल, मतलब पूरी बुक बनेगी, इतनी मोटी बुक, ये तो फिर भी पतली बुक है, वो हेल्थ के ऊपर जो बुक बनेगी इतनी जाड़ी होगी। आप लिखेंगे? हाँ लिख रहा हूँ ऑलरेडी। मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी ये वाली बुक में, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरे को सीखना है ये सारी चीजें। हम क्योंकि अपने ट्रेडिशन से इतना दूर जाते जा रहे हैं, और अब जो वेस्टर्न मेडिसिन, वेस्टर्न ट्रेडिशंस हमें सिखा रहे हैं, वही सेम चीजें बचपन में हम चिढ़ते थे कि क्यों कर रहे हो, बट अब वही हम रीलों में देख के फॉलो कर रहे हैं। बहुत है ऐसी चीजें। इस बुक की सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी कि मैं अभी जैसे कि जंगलों में था, कोस्टारिका के जंगल में था, कोलंबिया के जंगल में था बहुत टाइम, तो वहाँ के जो लोकल, वहाँ के जो एक, अभी इंडियन सिस्टम तो हो गया, आयुर्वेद हो गया, नाना नानी के नुस्खे हो गए, वहां पे क्या था, वहां से क्या सीखा, तिब्बत में जाके मैंने क्या सीखा, चाइना में इतना टाइम गया हूं मैं, वहां से क्या सीखा, वो सब कंबाइंड है इस बुक में। मेरी जो बुक अभी जो मैं वेलनेस कोड करके जो बुक अच्छा, आई, उसमें सारे वर्ल्ड में जो भी मैंने जो सीखा, जो मैंने खाली सीखा नहीं, यूज किया, उसका बेनिफिट महसूस किया, अब उसको एक्सपीरियंस किया, वही बताऊंगा। मैं कभी भी कुछ, मेरे मुंह से ऐसा कुछ नहीं निकलेगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया हो। मैं कभी ज्ञान नहीं देता हूँ, जो खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है उसे शेयर करता हूँ, क्योंकि ज्ञान देने वाले बहुत हैं, तो वो नहीं करना अपने को। मैंने ये किया, मुझे उसका फायदा हुआ, आप करेंगे तो शायद आपको भी होगा। तो आपने पहली बुक लिख दी सक्सेस और पैसे पे, जो आई थिंक वही है कि सबसे पहले अट्रैक्टिव लोग इससे होंगे। आपने बहुत सही किया ये करके, मैं कहूँगी, क्योंकि लोग ये पढ़ेंगे, सक्सेस और पैसे की बुक्स बिकेंगी और लोग पढ़ेंगे, इससे कनेक्ट होंगे, फिर जब लोग आपको ट्रस्ट करेंगे इसकी वजह से। क्योंकि मैं जानती हूँ आपकी नॉलेज, मैंने भी सुनी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अब लोग हेल्थ की बुक पे आ सकते हैं आपकी, क्योंकि एक बार वो आपकी नॉलेज समझ गए, जान गए। आपके पब्लिशर का अच्छा डिसीजन था। एक नुस्खा मैं शेयर करूँ एपिसोड एंड करने से पहले, क्योंकि जब आप नुस्खे बता रहे थे तो मेरे दिमाग में भी एक आ रहा था। लड़कियों को जिनको पीरियड क्रैम्प्स होते हैं ना, तो मेरी नानी दादी की तरफ से ये नुस्खा आया था। गुड़ सुंड एक डिश बनती है, गुड़ और सुंड जो जिंजर का पाउडर होता है उससे बनती है। वो खाते ही पीरियड क्रैम्प्स में या डिलेड पीरियड्स में बड़ा इफेक्ट आता है। मतलब मेरे को तो बचपन पीरियड क्रैम्प के लिए एक जो जंक फूड का कल्चर है उस एज में, यंग यूथ में, टीनेजर्स में, जो कल्चर है, अगर आप खाने को जितना ज्यादा सात्विक करोगे, जितना उसमें मसाले, कूड़ा, मैगी नूडल्स, पिज्जा, वो जितना कम करोगे उतने क्रैम्प्स भी कम होंगे। वो भी एक नुस्खा। अच्छा, आपका कोई और नुस्खा फॉर विमेन जो 40s या 50s में है, जिनको मेनोपॉज आने वाला है और बड़ी बड़ी दिक्कतें होती है, पेरी मेनोपॉज जिसे कहते हैं जिस फेज में, कोई ऐसा नुस्खा है आपके पास उसके लिए? As a man, I don't have too many, except knowing that yes, if you meditate, अगर आप सात्विक, आपका जो आहार है जो आप खा रहे हो, वो अगर आप उसको क्लीन, जितना ज़्यादा क्लीन रखोगे उतना आपको लाइफ में, फॉरगेट अबाउट पेरी मेनोपॉज और क्रैम्प, वो सब छोड़ दो, लाइफ की प्रॉब्लम्स आपकी कम होगी, लाइफ की प्रॉब्लम्स कम होगी। जितना आप अंदर से शाइन करोगे, जितना आपका पेट सुंदर होगा, क्योंकि पेट अगर गंदा दिख रहा है, पेट के अंदर आपने इतना कूड़ा करकट डाल दिया कि पूरा लिवर सड़ गया, आपका किडनी सड़ गई, आपकी हेल्थ अच्छी हो ही नहीं सकती, आपकी लाइफ अच्छी हो ही नहीं सकती। मैं लिख के देता हूँ। आप जंक फूड नहीं खाते? बिल्कुल खाता हूँ। मुझे अभी वड़ा पाव खाया 2 दिन पहले 2 दिन पहले 2 वड़ा पाव खाए मैंने। लेकिन एक बैलेंस होता है। अगर आपको समझना, अगर ये समझ में आ गया अगर कि इसको अगर मैंने ये किया तो उसका अभी जैसे फिर मेरा नॉर्मल जो खाना है जो आप उपवास में खाते हो वो मैं रोज खाता हूँ।
वरी चाबात, वो एक पर्टिकुलर टाइप का, वो क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, यैम, ये सब जो चीज़ें हैं वो मेरा रोज़ का खाना है। अच्छा। आप लोग जो उपवास के दिन खाते हो वो मैं रोज़ खाता हूँ। तो बीच बीच में अगर मेरे को पिज़्ज़ा खाना तो खाऊंगा। क्या कोई भी आदमी, देखो आप, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू एंजॉय। लेकिन उसको एक आप डेली प्रैक्टिस बना लोगे तो वो फिर कैंसर बन जाएगा। वही गलती कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, मैं मान रही हूँ। अभी तक मैं नहीं रोक पाई अपनी जंक फूड की आदतें। खाने का मन करता है रोज। नहीं, रोज नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए, पता है, बट पता नहीं मन नहीं रुकता। कैसे रोको? हो जाएगा, हो जाएगा। कुछ बताइए। जितना भी लास्ट में आपको यही बोलूंगा कि लाइफ में 2 स्पाइरल होते हैं। एक होता है अपवर्ड स्पाइरल, एक होता है डाउनवर्ड स्पाइरल। ठीक है, इस पे मैंने एक लेख लिखा था 15 साल पहले, किसी मैगजीन में मेरे को बोला था एक आर्टिकल लिख के भेजो अभी कभी, तो मैंने 20 मिनट में भेज दिया। तो बोले पहले से लिखा हुआ था। मैं बोला क्यों? बोले इतना लंबा आर्टिकल है आपने। मैं बोला अभी लिख दिया मैंने। तो उसका था टाइटल डांस ऑफ द 2 स्पाइरल्स। ये बहुत जरूरी चीज़ है सबको समझना। अब मैं, जैसे कि मेरा खुद का अगर आपको एग्जांपल दूं, तो मैं पहले जैसे लोअर स्पाइरल में था, डाउनवर्ड स्पाइरल में। अब मैं दिन के 2-3 पैकेट सिगरेट पी रहा हूँ, रोज दारू पी रहा हूँ, रोज लेट सो रहा हूँ, सुबह 4-5 बजे सो रहा हूँ। अब डाउनवर्ड स्पाइरल में हूँ, सत्यानाशी की तरफ जा रहा हूँ। अब मैं बोला नहीं, थोड़ा अच्छा करता हूँ, योगा क्लास ज्वाइन करता हूँ। 1 घंटा योगा हफ्ते में 3 बार। 1 हफ्ता गया, 2 हफ्ता गया, फिर छोड़ दिया। मैंने क्या फायदा, इतना सिगरेट पी रहा हूँ, इतना दारू पी रहा हूँ, एक योगा करने से क्या होगा, छोड़ दिया। जब आप डाउनवर्ड स्पाइरल में हो, आपसे अच्छा कुछ होगा ही नहीं, समझ रहे? जब आप अपवर्ड स्पाइरल पे हो, जब आपने ये पकड़ लिया, ये स्पाइरल को अगर आपने पकड़ लिया। अब मैं रोज, मेरा एक ओम लाइव करके, AUM लाइव करके बॉम्बे में एक स्पा है, ठीक है, वो मेरे घर से 6 मिनट दूर है। वहां पे मैं डेली जाके अभ्यंगा कर रहा हूँ। लीच थेरेपी होती है, जो लीच डालते हैं तो बुरा खून चूस लेती है, हाँ, तो वो लीचेस डाल रहा हूँ महीने में 1 बार। फिर बस्ती कर रहा हूँ, विरेचन कर रहा हूँ, नीति कर रहा हूँ, रोज सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ। अब अगर मुझे दारू पीनी है, सपोजिंग एक विस्की रखी है बहुत महंगी, 1 लाख रुपए की बोतल है, हाँ, टॉप विस्की है, लेडी बर्न 1965 का कास है। अब मुझे पीना है, लेकिन अब मैं अपवर्ड स्पाइरल में, मुझे लगता है यार ये 1 ग्लास पीऊंगा, मेरे सुबह 4 बजे उठ के जो मैंने मेहनत की है, 3 घंटा मैं उस स्पा में था, होम लाइफ में, हाँ, फिर योगा भी किया मैंने, मेरा पूरा जाने देने भी। तो आप जिस स्पाइरल में हो, उस स्पाइरल को रिकग्नाइज करो, और ये हमेशा याद रखना, एक बार आपने पकड़ लिया इस स्पाइरल को, आप खुद अपने आप को नहीं खराब कर सकते, दूसरा तो क्या करेगा? उस स्पाइरल को पकड़ो। बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब पता क्या है, मैं सोचूंगी भी ना खाने का, तो मैं वो स्पाइरल को इमेजिन करूंगी। इमेजिन करने तो कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। हाँ। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, अच्छी चीजें एक एक करके पकड़नी पड़ेंगी। वो रस्सी के साथ आगे बढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है उस रस्सी को बीच में। फिर ऐसा टाइम आएगा कि अगर आप छोड़ना चाहोगे भी तो वो छूटेगी नहीं, मन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी। ब्यूटीफुल, मजा आ गया, बहुत मजा आया विजय जी, बहुत कुछ सीखने मुझे भी बहुत मजा। आपके सवाल, एक सवाल, मतलब अब ऐसा लग रहा है किसी ज्ञानी के सामने बैठे। आपसे ही सीख रहे हैं, आपकी ही वीडियोस देख के सीखते हैं हम तो, बट वंस इन अ लाइफ टाइम वाला होता है ऐसी कॉन्वर्सेशंस। बड़ा मजा आया, और मैं अभी भी आपको उस पर अकाउंटेबल रखूंगी। पेरेंटिंग की आपकी जो बुक आएगी, मैं उस टॉपिक पे आपके साथ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ आके इतना मजा आया। मुझे जब भी बुलाएंगे मैं आऊंगा, पक्का, मेरा प्रॉमिस। ठीक है, हमारी ऑडियंस को अब पता है विजय जी आ रहे हैं हमारे चैनल पे दोबारा। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं विजय जी से, तो कमेंट में बताइए। एपिसोड अगर पसंद आया तो ये भी जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को फ्रेंड्स, फैमिली सब तक शेयर करिए। बहुत ही ब्यूटीफुल एपिसोड था, और देखते रहिए नमा टॉक्स हर हफ्ते। दिस इज योर होस्ट खुशी के गुण। थैंक यू। रख दे तो कोई दिल विच गल्ला, रब दिया बंदिया तू सब जाने। अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावे। कुछ राज तेरे कट